अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसी गुजरी है ज़िंदगी। बच्चे तंग करें ना, इधर उधर उनके पीछे भागना पड़ता है। छुट्टियां जो हैं, तो जब ये छुट्टियां होती हैं तो कभी कभार माएँ ये दुआ करती हुई नज़र आती हैं, हाय ये स्कूल कब खुलेंगे। मैंने एक चीज़ नोटिस की है हम माओं में, हम ना बहुत, जैसे दुनिया बहुत तेज़ भाग रही है, जैसे हर चीज़ जल्दी 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 हो रही है, तो हम लोग भी ना कुछ ऐसे ही करने लगे हैं। आप देखिए कैसे दिन शुरू होता है, कैसे दिन ख़त्म होता है, आपको पता चलता है? नहीं चलता ना पता। इतनी ज़्यादा सर पे जिम्मेदारियां हैं, ये देखना है, वो देखना है, वो देखना है, वो देखना है। और अगर हम कंपैरिजन करें तो जो हमारी माएँ थी या उनकी माएँ थी, वो सारा काम खुद कर रही होती थी। इतने सारे उनके बच्चे होते थे, फिर भी वो मैनेज कर लेती थी। लेकिन अगर आज आपके घर में 2 बच्चे भी हैं या 3 बच्चे भी हैं, तो आपको लगता है कि कैसे दिन ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चला। और स्पेशली जब वो बच्चे ऐसे नहीं हो कि आप दूसरों के सामने बैठ के, मेरा बच्चा तो मुझे बिल्कुल तंग नहीं करता, खुद ही होमवर्क करता है, खुद ही पढ़ता है, उसके स्कूल से तो कोई कंप्लेन नहीं आती। उन ख़वातीन की जो बहुत आटे में नमक के बराबर होती है, उनकी ज़िंदगी ज़रा स्मूथली गुजरती है। मगर वो ख़वातीन जहाँ जिनके बच्चे आपके हमारे जैसे सारे जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, जिनके ऊपर आपको हर वक्त नज़र रखनी पड़ती है, पढ़ाई में कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, जिनके ऊपर आप डंडा लेके खड़ी होती है, ख़बरदार होमवर्क ख़त्म करो, तैयारी करो, अच्छे नंबर लाने। एक प्रेशर जो माशरे ने आपके ऊपर बिल्ड किया एज मदर, आप वही प्रेशर उस छोटे से बच्चे के ऊपर बिल्ड करती हैं, क्योंकि कंपटीशन का दौर है, पढ़ना है, लिखना है। और इस कंपटीशन में, इस पढ़ाई की रेस में आप भूल जाती हैं कि आप एक माँ हैं, वो आपकी औलाद है जो आपको हर तरह से प्यारी है, हर हाल में प्यारी है। कभी कभार आप ये भूल जाती हैं कि मैं इसकी स्ट्रिक्टनेस, इसकी पढ़ाई, इन सब चीज़ों के नीचे उसकी मेंटल हेल्थ को दबा रही हूँ। मैं भूल गई हूँ कि मैंने अपने बच्चे को एक अच्छी तरबियत दे के एक अच्छा इंसान बनाना है। आप ये भूल जाती हैं और फिर आप उसको बस एक अच्छा स्टूडेंट बनाने में लग जाती हैं। आपका सारा दारोमदार, जल्दी से बादाम खा लो क्योंकि तुम्हें एग्ज़ाम देना है, आपका सारा दारोमदार इस चीज़ पर मुनहसर होता है कि उसके एग्ज़ाम में नंबर अच्छे आने हैं। तो आज का शो बेसिकली उन्हीं माओं को मदद करने के लिए है। बैक टू स्कूल आज के प्रोग्राम का नाम, क्योंकि जब बच्चे बैक टू स्कूल जाएंगे, यही वो टाइम है जहां आपको उनकी बेसिकली ग्रूमिंग, उनकी तरबियत करने का टाइम मिलेगा। क्योंकि वैसे तो वो सारा दिन स्कूल, ट्यूशन, खेल कूद उसी में होते हैं, आप इतना इनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाती। तो ये जो 2 महीने की छुट्टियाँ होती हैं या कहीं कहीं 3 महीने की भी होती हैं, इसमें आपका और उनका एक बॉन्ड जो थोड़ा मिस हो गया होता है स्कूल जाने के बाद, वो डेवलप करने का मौका मिलता है। दिस इज़ द राइट टाइम एंड दिस इज़ द राइट शो, जिसे आप देखें, समझें, सीखें और प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करें। हर दौर का अपना अपना एक ट्रेंड होता है। पहले शायद अगर मैं 16 साल पहले शो करती तो मैं अलग गुफ्तगू कर रही होती। अब 16 साल बाद जब मैं शो कर रही हूँ, मैं एक अलग माँ हूँ, मैं एक मैच्योर खातून हूँ, मेरे पास बहुत सारी और जदीद तरीन चीज़ें आ गई हैं और मेरा दिमाग भी बदला है ज़माने के साथ। तो शायद मैं ये शो अलग तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करूँगी। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। बैक टू स्कूल, बच्चों को स्कूल भेजने से पहले ये शो ज़रूर देखिए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बैक टू स्कूल, ये है आज का टॉपिक और इस अम्ब्रेला के नीचे बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो हम आज डिस्कवर भी करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर सीखेंगे भी और अपने बच्चों की लाइफ को एक्चुअली बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, बजाय इसके कि मैं ये कहूँ कि अपने बच्चों के ग्रेड्स अच्छे लाने की कोशिश करेंगे, अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में आगे करने की कोशिश करेंगे, नंबर 1 बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं, एक बच्चे की हेल्प करने की कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ उसकी वीकनेसेस हैं। एज मदर हमारा फ़र्ज़ तो है, लेकिन सही सिलेक्शन कि हमारे बच्चे के ऊपर क्या सूट करता है
वो है बेसिकली आज का टॉपिक। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक मेरी जैसी एक माँ शर्मीन, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। एक्चुअली छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं तो थोड़ा सा ना टेंशन भी स्टार्ट हो जाती है। इतना रिलैक्स 1.5-2 महीने गुजरते हैं और गर्मी में हाँ। थोड़ा सा हमें ऑफ मिल जाता है, तो वो अब बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू रूटीन। इतना शुरू के जो फर्स्ट 2 वीक्स होते हैं बड़े डिफिकल्ट होते हैं टू एडजस्ट। ओके, सो मेरे पास आज हमारी हेल्प करने के लिए ज़ाहिर है एक्सपर्ट्स का होना ज़रूरी है ताकि उनसे हम कुछ सीख सकें। तो मेरे पास मौजूद हैं आज डॉक्टर ताहिरा बानो, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और आज के दौर की ज़रूरत है थेरेपीज़ एंड साइकोलॉजिस्ट के या साइकेट्रिस्ट के पास जाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम निदा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया आपका आने का शो पे। और फिर मेरे पास यहाँ मौजूद हैं सैयद वजाहत अली, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं और CEO हैं लर्निंग पिच से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, इनके बारे में भी लोग जान गए, इनके बारे में भी मैंने समझा दिया। अब थोड़ा आप अपने आप को डिफाइन करें कि आपका शोबा क्या है। सही। मैंने सिर्फ हेडिंग दी है, आपके इदारे का नाम बताया। मेरा तकरीबन 25 इयर्स का बैकग्राउंड है, जी। एक्सपीरियंस है टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर। ओके। और मैंने पाकिस्तान, मिडल ईस्ट एंड ईस्ट अफ्रीकन रीजन में काम किया है। लेकिन आप क्या काम करते हैं वो मुझे सुनना है। बेसिकली हम स्कूल्स को हेल्प करते हैं। अच्छा। जिसके अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स भी शामिल हैं। किस तरह की हेल्प? हम हेल्प करते हैं उनकी एकेडमिक्स को बेहतर करने में। यानी मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट के अंदर स्कूल्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अडॉप्ट करके रन कर रही होती हैं। ओके। और हम पार्टनर करते हैं कि जहाँ पे हम इवेल्युएट करते हैं कि एकेडमिक्स जो है वो सही तरह परफॉर्म हो रही है नहीं हो रही है, हम उसको मेजर करते हैं। ठीक है। और फिर वहाँ पे डिफरेंट इंटरवेंशंस करते हैं कि जिसके ज़रिए से उसको इम्प्रूव कर सकें। यानी आप थोड़ी चेंजेस करते हैं कि नहीं नहीं ये वाला कोर्स सही नहीं है, ये बच्चे वो पिक नहीं कर पा रहे, जिद्दत ये है, यहाँ पे ले जाए, आजकल ये इन है, ये टेक्नोलॉजी मुतारिफ करा दें अपने अकेडमी में, स्कूल में। बिल्कुल, है ना। इसके साथ साथ कोविड के दरमियान हमने गवर्नमेंट के साथ काम किया था कि जिसके अंदर गवर्नमेंट ने 5 टीवी चैनल्स और रेडियो लॉन्च किए थे कि जब सारी एजुकेशन हॉल्ट हो गई थी पूरे पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर, और सारे स्कूल्स बंद हो गए थे, तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था जिसमें उसने तालीम को डिजिटल किया था। ओके। और बच्चे घर बैठ के पढ़ सकते थे ऑनलाइन। जी। तो हर स्कूल को जो है वो ये सब चीज़ें करनी नहीं आती थी। तो आपके इदारे ने उनको जाके थोड़ा टेक्नोलॉजी और वो तो हमने उनको कंटेंट प्रोवाइड किया था कि जिसमें गवर्नमेंट ने K-12 एजुकेशन विच मींस फ्रॉम प्राइमरी टिल ग्रेड 12 की तमाम एजुकेशन को डिजिटलाइज किया था। अच्छा, अब आपकी ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो आपका टैलेंट है, उसको मैं अपने प्रोग्राम में इस तरह यूटिलाइज करूँगी। अगर मेरा बच्चा रीडिंग में, मेरा बच्चा राइटिंग में, लर्निंग में, इस सब चीज़ों में स्लो है बाकी क्लास के हिसाब से, सो यहाँ मैं वो हेल्प, वो टेक्निक्स आपसे पूछ के अपनी माओ को फराहम करूँ। बिल्कुल, ये आपका काम है इस शो के लिए। तो हम उसी ज़िम्रे में रहेंगे और मैं आपसे वो सवाल करती रहूँगी। यहाँ मैं शुरुआत करूँगी पहले एक माँ से, ठीक है, फिर हम आपकी तरफ जाएंगे। शर्मीन, जब तुम्हारी बेटी ज़ाहिर है माशाल्लाह अब तो वो ग्रो कर रही है, तो वो जब इनिशियल स्टेज में थी अपनी पढ़ाई की, और तुम एज सिंगल मदर, तुम्हें अपना पूरा दिमाग उधर, तुम्हें कमाना भी था, तुम्हें उसको देखना भी था, सो मुझे ज़रा बताओ कि वहाँ तुमने क्या क्या चीज़ें मैनेज की? अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरी फैमिली में बहुत कम्पिटिटिव हैं व्हेन इट कम्स टू स्टडीज़। कि किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कौन फर्स्ट क्यों नहीं आया, अच्छा सेकंड आ गई, वो इतने 1 मार्क्स से रह गई 2। तो इस चीज़ में ना बड़ा था, और मैंने भी बचपन में यही फेस किया है क्योंकि माई मदर वाज आल्सो वेरी पर्टिकुलर कि तुम्हारा क्या ग्रेड आ रहा है, क्या परसेंटेज आ रही है। तो मैंने सबसे पहले जो अपने ऊपर जिस चीज़ पे वर्क किया वो इस रैट रेस को ख़त्म करने में किया। मैंने अपने आप को ये समझाया कि इट इज़ ओके, ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा फर्स्ट आए, क्योंकि जिस क्लास में आपका बच्चा है उसमें सेकंड भी आ रहा है बच्चा, थर्ड भी आ रहा है, फोर्थ भी आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा ही फर्स्ट आना चाहिए। इट इज़ ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई दुनिया नहीं ख़त्म होती, क्योंकि देखिए हर बच्चे की कैपेबिलिटीज़ डिफरेंट होती हैं। और मैंने ये देखा उस वक्त अपनी बेटी में कि उसमें मुझे नहीं लगा कि वो कैपेबिलिटी है कि वो फर्स्ट आ सके। मैं करवा सकती थी, लेकिन उसके लिए फिर मुझे उस पर बहुत सख्ती करनी पड़ती, उसको बहुत ज़्यादा उसको ना मुश्किलों से गुजरना पड़ता। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा मैं तुम्हें रोकूंगी, कंटिन्यू करेंगे हम। मैं आपसे डॉक्टर ताहिरा ये पूछना चाहूँगी, अगर हम अपने बच्चों
पे सख्ती करते हैं एक रिपोर्ट कार्ड को डेकोरेट करने के लिए कि वो उसकी बचपन से लेकर अब तक आए, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? देखिए निदा, इसकी मैं मिसाल आपको ऐसे दूंगी कि अगर हम अपने माशरे में देखते हैं तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो बज़ाहिर बहुत ज़हीन होते हैं, लेकिन उनकी इमोशनल कैपेसिटी बहुत लिमिटेड होती है। वो एम्पथाइज़ नहीं कर सकते, वो सोशलाइज़ नहीं कर सकते, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, लेकिन वो किताबों के ज़रिए से या जो इस तरह की पढ़ाई होती है उसमें बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं। उनके साथ अमूमन ये हुआ होता है कि बचपन में उनको ये सिखाया जाता है या उनका जहन माऊफ़ कर दिया जाता है इस चीज़ के ऊपर कि जी आप पढ़ें, अच्छे नंबर लाएँ और अच्छे ग्रेड्स लाएँ। तो बाकी जो उनके अंदर कुदरती सलाहियत थी, जो कम्युनिकेशन था, जो एम्पथाइज़ करना था, जो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं, ज़हनी सलाहियत को आपने मफलूज कर दिया। उसी का नतीजा है कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे ज़हीन लोग मौजूद होते हैं, लेकिन अगर आप उनका कम्युनिकेशन देखते हैं, अगर आप उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस देखते हैं तो वो ज़ीरो होती है। वो अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ मोहब्बत का रिश्ता, इज़्ज़त का रिश्ता, एहतराम का रिश्ता वो अकेले नहीं कर पाते। वो ज़हीन लोग दुनिया में अकेले ज़्यादातर वो आइसोलेटेड होते हैं और बेसिकली डॉक्टर हमें लगता है कि हमने बच्चों फर्स्ट आ गए, टॉप कर गए, यही कामयाबी है ज़िंदगी की। लेकिन जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और हमें मैच्योरिटी आई तो हमें समझ आया कि अगर हम एक टॉपर को की ज़िंदगी देखते हैं, हाँ बहुत सारे लोग अच्छे बन भी जाते हैं, लेकिन टॉपर की ज़िंदगी जो है वो बस उसी रेस में होता है। वो सारी ज़िंदगी अपने आप को क्रिटिसाइज़ करता रहेगा ना, क्योंकि किसी भी कमरे में आप सबसे बेस्ट नहीं हो सकते। कोई आपसे ज़्यादा खूबसूरत होगा, कोई आपसे ज़्यादा अमीर होगा, कोई आपसे ज़्यादा ज़हीन होगा। सो ये एक्सेप्टेंस लाना कि लोग आपसे किसी चीज़ में बेहतर हो सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये चीज़ आपको कमतर नहीं करती। अमूमन जो लोग हमेशा कंपटीशन में रहते हैं या पहले आने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होता है। वो मुतमईन नहीं हो पाते, अपनी परफॉर्मेंस से भी मुतमईन नहीं होते। उनको हमेशा लगता है कि नहीं इससे और बेहतर हो सकता था, इससे और अच्छा कर सकता था। उनको नुकसानात क्या क्या होता है मैं ये पूछूं, फिर मैं दोबारा शर्मीन के पास हर वक्त ज़हनी अजियत में रहते हैं। ओके, अमूमन अकेले खुशी नहीं रहते, फिर वो तो नहीं खुश नहीं रह पाते, मुतमईन नहीं हो पाते। हाँ। खुशी तो देखें उनको मिल जाती है जब कभी वो एक टॉपर होते हैं या एक टारगेट अचीव कर लेते हैं। हाँ। वो टारगेट अचीव करने के बाद अब व्हाट इज़ नेक्स्ट। ओके, तो वो जो इत्मीनान है, इत्मीनान तो आपको उस जगह के ऊपर एक ठहराव लाता है ना। सो खुशी तो फिर भी मिल जाती है, लेकिन उनके अंदर इत्मीनान नहीं होता। अमूमन वो अकेले होते हैं और सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होता है। वो अपने आप से खुद ही मुतमईन नहीं हो पाते। और किसी तरीके का भी फेलियर या सेटबैक अगर उनकी लाइफ में आ जाए तो वो उनको हिला के रख देते, वो कोप नहीं कर पाते। उनमें वो जो कोपिंग मैकेनिज्म है वो खत्म बिल्ड ही नहीं हुआ ना। तो एग्जैक्टली। और आई एम नॉट गोइंग टू लाई, मैं नेशनल टेलीविजन पे हूँ, शुरू में मैंने भी अपनी बेटी के साथ ये गलती की कि नहीं तुम्हारे हाईएस्ट मार्क्स क्यों नहीं आए, तुम्हारे ये 2 मार्क्स क्यों कटे, तुम केयरलेस मिस्टेक ये वो। लेकिन निदा मैंने ये देखा कि उसकी पर्सनालिटी अफेक्ट होना शुरू हो गई, वो अपने शेल में जाना शुरू हो गई, वो चुप हो गई, वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई, वो थोड़ी डरी डरी सेमी रहती थी, पढ़ाई से भागना शुरू हो गई थी वो। फिर आई रियलाइज्ड कि वर्थ इट नहीं है आप बच्चे की पर्सनालिटी को क्रश कर दें सिर्फ इसलिए कि आप 2 लोगों में बैठ के बता सके कि मेरी बेटी फर्स्ट आई। इट्स टू हाई अ प्राइस टू पे। तो इनका ठीक है, कोई बात नहीं, शी इज़ एन एवरेज स्टूडेंट होने में भी कोई बुराई नहीं है। एज़ फार एज आई कैन सी कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची अपनी एबिलिटी के हिसाब से बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। तो आई बैक्ड ऑफ, मैंने उसको स्पेस दी। मैं जितना उसको, मैं उन माओं में से बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मुझे ये अच्छा लगे कि बच्चा सुबह पढ़ने बैठा है तो रात तक वो पढ़ रहा है, नहीं, क्योंकि मुझे अपना टाइम याद था कि जब मैं इस तरह से मुझे बिठाया जाता था 10-10 घंटे, तो उसमें से मैं 1 घंटा मुश्किल से पढ़ती होंगी, 9 घंटे मैं अपनी ड्रीम वर्ल्ड में रहती थी, क्योंकि फिजिकली इट्स नॉट पॉसिबल कि आप जो है फोकस करके 10 घंटे पढ़ें, आपका ब्रेन इज़ नॉट केपेबल ऑफ दैट। तो मैं मेक श्योर करती थी कि बस 1-1.5-2 घंटा उसको पढ़ाया, उसके बाद उसको हटा दिया, ताकि उसको वो 1.5-2 घंटा बैठना बुरा ना लगे, उसको बर्डन ना लगे। पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। चाहिए। स्कूल से बच्चा आया है वैसे ही इतना एग्जॉस्ट होके, उसके बाद आप उसको दोबारा पढ़ने बिठा दो। ट्यूशन्स मैंने नहीं लगाई, ट्यूशन सिस्टम पे मैंने नहीं रिलाई किया, जब तक कि मुझे लगा कि हाँ अब मैं नहीं पढ़ा सकती। ग्रेड 7 के बाद मुझे उसकी मैथ डिफ़िकल्ट लगने लगी, उसके लिए आई फेल्ट कि उसको हेल्प की ज़रूरत है, तो मैंने एक सब्जेक्ट की, बाकी सब्जेक्ट्स को उसने खुद मुझसे कहा कि मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं है। बट उसके साथ हुआ क्या निदा, जब मैं बैक ऑफ किया ना मैंने उसको उसकी स्पेस दी, तो उसने खुद परफॉर्म करना शुरू कर दिया, उसमें खुद शौक पैदा होना शुरू हो गया कि नहीं मेरी फ्रेंड्स परफॉर्म कर रही हैं, उनके ग्रेड्स अच्छा आ रहे हैं, उनके मार्क्स अच्छा आ रहे हैं, मुझे भी अच्छा परफॉर्म करना है। अब जब वो करती है ना, वो अपने शौक से करती है, उसे पता है कि घर में नहीं कोई उस पर प्रॉब्लम है, कि अगर वो पढ़ रही है वो डिसाइड करती है उसे कितने घंटे दिन में पढ़ना है।
तो मैंने उसको वो लिबर्टीज दी क्योंकि आई मुझे लाइक लगता है वन थिंग, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू से, जैसे आपने कहा आपने नेशनल टीवी पे एक्सेप्ट किया कि यू वर वन ऑफ द मदर जो वो चाहती थी कि उसका बच्चा टॉप करे, फिर आपने खुद अपने आप को चेंज किया। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू एक्सेप्ट दैट। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर ऐड करने की ज़रूरत है कि बच्चे जो हैं उनको ये कॉन्फिडेंस देना कि आप उनको अनकंडीशनल मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़रूरी है। आपका बच्चा टॉप करे या आपका बच्चा फेल है, आपकी मोहब्बत उस चीज़ से इफेक्ट नहीं होती। डेफिनेटली हम सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा बेस्ट परफॉर्म करे ताकि उनके लिए ज़िंदगी आसान हो, लेकिन हम ये नहीं उनको मैसेज देना चाहते कि अगर वो टॉप नहीं करता तो वो कम लवेबल है, कम लाइकेबल है, आज उससे आपको इतना प्यार नहीं आ रहा क्योंकि उसके एग्जाम्स में 2 नंबर कम आए थे। तो ये कॉन्फिडेंस बच्चे को देना कि आप उससे अनकंडीशनल मोहब्बत करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और आई विल अप्रिशिएट कि यू और रियलाइज। एक बात बताऊं मैं, अनकंडीशनल मोहब्बत माँ बाप करते हैं बिल्कुल, लेकिन वो बताते नहीं है कि ये ट्रैक से ना उतर जाए। अपने कुछ जुमलों से, रवैयों से वो आपको बच्चों देखिए, को, आपका बच्चा किसी भी शक्ल का पैदा हो, उसके अंदर कोई भी डेफिशिएंसी हो, आपको सबसे वो प्यारा प्यारा लगेगा, लगता है, सबसे प्यारा सबसे प्यारा लगता है, आपका दिल उसके लिए धड़कता है। सो कभी कभार हम एक्सप्रेस नहीं करते वो फील, और हम उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं दे कर पाते कि तुम फेल भी हो जाओगे तो तुम हमें उतने ही प्यारे हो। यार अगर फेल भी हो जाते हैं बच्चे तो क्या उनके वालिदैन उनसे प्यार नहीं करते? अच्छा, पता है यहाँ पे एक और ये भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। कुछ पेरेंट्स जो कि अपनी ज़िंदगी में उनको फील होता है कि हम यहाँ लैक कर गए, वो आउट ऑफ द लव, अपनी मोहब्बत की वजह से चाहते हैं कि उनका बच्चा उस तरह से सफ़र ना करे जैसे हमने किया, तो वो थोड़ी सख्ती करके उनको उस ट्रैक में, लेकिन वो इस चक्कर में ये भूल जाते हैं बेसिकली अपना ड्रीम उनके थ्रू देख रहे पूरा हैं करना चाहते और वो उस सख्ती में कभी कभार ज्यादती कर जाते हैं बच्चे से, और बच्चे की पर्सनालिटी को अफेक्ट कर जाते हैं। तो इधर हमें एज अ पेरेंट ये बहुत बात समझने की ज़रूरत है कि ज़रूरी नहीं कि जो आपकी कैपेबिलिटी थी वो आपके बच्चे की हो, या आपका जो इंटरेस्ट था वो आपके बच्चे का हो सकता है। आपको साइंस में इंटरेस्ट था, आपको डॉक्टर बनना था, नहीं बन सके, आपके बच्चे को डॉक्टर नहीं बहुत बनना। पेरेंट्स ऐसा करते हैं बिल्कुल, कि वो नहीं बन पाए डॉक्टर, उनके पास इतने वसाइल नहीं थे, तो वो कहते हैं अब हमने इतनी मेहनत की है, पैसे तुम्हारे लगाए हैं, तो तुम करो, है ना? लेकिन अगर बच्चे को आर्टिस्ट बनना है तो फिर आप कैसे, एक जो बच्चा इंक्लाइंड है टुवर्ड्स आर्ट, उसको आप साइंस में कैसे लेकर आओगे? पॉसिबल ही नहीं है, वो नहीं परफॉर्म कर पाएगा, वो नहीं ज़्यादा दिन चल पाएगा। तो एज पेरेंट्स आई थिंक हमें अब ये अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जो मैं आपसे करना चाहूँ। बहुत सारे बच्चे टॉप भी करते हैं, पास भी होते हैं, एवरेज भी होते हैं। अगर बच्चा फेल हो जाए, माँ बाप का रिएक्शन क्या होना चाहिए? माँ बाप को वो कैसे टैकल करना चाहिए वो सिचुएशन, क्योंकि बहुत सारे माँ बाप को नहीं आती वो सिचुएशन हैंडल करना। देखिए, ज़िंदगी में समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कामयाबी को टैकल करना सबको आता है अमूमन। फर्स्ट आए ना, आपको पता होता है आपने कॉन्ग्रेचुलेट करना है, गिफ्ट देना है, पार्टी रखनी है। फेलियर को टैकल करना बहुत ज़रूरी है, और कोई भी ऐसा इंसान ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो कामयाब है अगर उसने कभी ज़िंदगी में फेलियर नहीं देखा। बिल्कुल, जो चीज़ आपने देखी नहीं, आपको उसका पता ही नहीं है। सो एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। आपका बच्चा फेल हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सेलिब्रेट करें, बिकॉज ऑब्वियसली आप अपने बच्चे को नेगेटिव मैसेज नहीं देना चाहते। इंटरनेट पे कोई सेलिब्रेट भी कर रहा था फेल होने को, कुछ सेलिब्रेशन भी हो रही थी। वो हाँ, मैंने देखा था। दोनों तरफ के एक्सट्रीम्स जो है वो बहुत गलत हो जाते हैं। आपको बिल्कुल दरमियाना जो है ना ज़िंदगी में गुजारने के लिए दरमियाने तौर पर रहना चाहिए। तो मैयाना रवि ये कहती है कि अगर आपका बच्चा फेल हुआ है, लेट्स से 5 सब्जेक्ट्स में से 2 में फेल हुआ है, तो मे बी यू कैन आइडेंटिफाई कि उन 2 में उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो 2 उसके लिए मुश्किल हैं। आप उसको ब्रेक डाउन करके, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ तो निदा ये बहुत बड़ी मुश्किल है कि एक बच्चे ने 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसने उर्दू, सिंधी, मैथ्स, पंजाबी जो भी उसके हैं उसको वो पढ़ने ही पढ़ना है। हमारे पास ये लिबर्टी नहीं है कि हम चूज़ कर लें। सो उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं कि उसको वहाँ पर क्या इशू आ रहा है, और वो इशू आपको तभी बताएगा जब आप उसको इतना एतमाद देंगे कि भाई तुम मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अगर पहले उसको चपेड़े पड़ रही हैं, उसको ग्राउंड बिल्कुल उसको बंद मैंने किया रियल जा लाइफ रहा में है। ऐसा देखा कि बहुत सारे बच्चे घर पे रिपोर्ट कार्ड्स नहीं लेकर जाते, गलत साइन कर देते हैं। एग्जैक्टली, पेरेंट्स को पता चलेगा तो मार कुटाई होगी, या डिग्रेड करेंगे, या बाकी बच्चों के साथ कंपेयर करेंगे। मुझे इस टाइम की बहुत अच्छी बात ये लगती है कि जैसे हमारे जैसे जो पेरेंट्स हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सीख कर जो हमारे ज़माने में हुआ या जो इर्द गिर्द होता है और वो गलत है, वो हम अपने बच्चों के साथ ना करें। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर पेरेंटिंग के हवाले से बात होती है। और अब बहुत सारे पेरेंट्स अपनी स्ट्रेटजीज चेंज भी कर रहे हैं। अब बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करते हैं कि आपका बच्चा हर चीज़ में अच्छा नहीं हो सकता। हो सकता है उसको इंग्लिश आती हो, मैथ्स ना आती हो, मैथ्स आती हो तो उर्दू ना आती हो। सो जिस चीज़ में आपका बच्चा फेल हुआ है उसको ब्रेक डाउन करके, अमूमन हमारे यहाँ जो ज़्यादती हो जाती है बच्चों के साथ वो ये है कि आप उसको एक एग्ज़ाम की बेसिस के ऊपर जज करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी जितनी असेसमेंट्स हैं, जो उसकी वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली होते हैं,
उसके हिसाब से आप उसको जज करें एंड देन आप स्कूल में भी जाके निगोशिएट कर सकते हैं। अब तो इस चीज़ के अंदर स्कूल हो गया, एजुकेशनल डिपार्टमेंट हो गया, दे आर वेरी रिसेप्टिव। वो इस चीज़ के ऊपर बात करने से हिचकिचाते नहीं है कि आपके बच्चे की नीड्स क्या है, आप क्या काम कर सकते हैं, कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि अगर एक सब्जेक्ट में बच्चा वीक है तो आप उसमें उसको ट्यूशन रखवा सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका बच्चा जिसमें फेल हुआ है आप उस पर डेफिनेटली काम करें और उसको कॉन्फिडेंस दें कि इसको हम मिल के सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे रिजल्ट अभी आते हैं ना 2 महीने की छुट्टियों से पहले, फिर आपके पास ये 2 महीने होते हैं, 2 या 2.5 महीने। उस 2-2.5 महीने में आप उस पर काम करने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल। अब अगर अब मैं सॉरी बोलो, मुझे ये एक और बात आई वुड लाइक टू ऐड, अगर कोई किसी का बच्चा फेल हो रहा है तो आपको रूट कॉज पे भी जाने की बहुत ज़रूरत है। यू नीड टू आइडेंटिफाई कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं अपनी बच्ची से एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे। अगर उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस भी इस हिसाब से नहीं है कि वो सिर्फ पास कर सके एंड गॉड फॉरबिड वो फेल होती है, तो मुझे ये देखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या उसको स्कूल में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो फोकस नहीं कर पा रही है? क्योंकि ऐसे भी कभी ऐसे इश्यूज हो जाते हैं बच्चों को जिनकी वजह से वो बहुत अपसेट हो जाते हैं। बुली होता है स्कूल में। एग्जैक्टली, बुलिंग होती है। उसके कोई अलावा टीचर आपके पीछे पड़ जाती है। उसके अलावा कोई लर्निंग डिसेबिलिटी तो नहीं है। छोटे छोटे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका बच्चा नहीं परफॉर्म कर पा रहा या नहीं कीप अप कर पा रहा। अगर जैसे कोई छोटी मोटी डिसेबिलिटी है, लर्निंग अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर लें तो आप उसके हिसाब से फिर अपने बच्चे को लेकर चलेंगे, तो वो उसके लिए भी जर्नी आसान होगी और आपके लिए भी। यहाँ से मैं शर्मीन ने कहा आइडेंटिफाई कर लें। हम माँ बाप को ये चीज़ें नहीं पता, तो हम अपने बच्चों को आइडेंटिफाई कराने के उनके अंदर अल्लाह ना करे कोई रीडिंग की या राइटिंग की कोई भी डिसेबिलिटी है, किसके पास लेके जाएं? अच्छा, साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है जिसमें जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, चाहे वो ऑटिज़म हो, चाहे ADHD हो, चाहे डिसलेक्सिया हो, वो असेसमेंट के बाद आपको बताते हैं कि आपके बच्चे के साथ ये इशू है और उसके ऊपर आगे आप किस तरह से काम कर सकते हैं। इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट अब तो एजुकेशन के अंदर बहुत कॉमन हो गया है। स्कूल्स के अंदर मेरा अपना बेटा जो है वो बड़ा वाला ऑटिज़म स्पेक्ट्रम पर है। सो नाउ इट्स वेरी कॉमन कि आपको थेरेपीज उस तरह से ऑफर होती हैं, आपको स्कूल उस तरह से इंक्लूसिव एजुकेशन देता है। उसके एग्जाम्स उस तरह नहीं होते जैसे बाकी बच्चों के होते हैं। उसके एग्जाम्स वीकली बेसिस के ऊपर उसको मॉनिटर किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है कि वो कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। अच्छा, एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं वापस आऊँगी। तो अब मैं आपसे ये पूछूंगी, ब्रेक पे जाने से पहले ही आपने जवाब देना है कि बच्चे अगर कोई डिसेबिलिटी नहीं है लेकिन रीडिंग में वीक है, राइटिंग में वीक है, और हमें ये 2 महीने मिले हैं कि हम इनकी तैयारी करा सकें। अब तो खैर थोड़ा ही टाइम रह गया, लेकिन फिर भी देर नहीं हुई, तो वो हम उसके ऊपर बात करेंगे। आप वो टेक्निक्स माँ बाप के लिए बताएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद बैक टू स्कूल। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, बैक टू स्कूल। बच्चे थोड़े ही दिनों में स्कूल वापस जाएंगे। क्या करें ऐसा जो ये टाइम हमें मिला है एज मदर, इसको किस तरह यूटिलाइज करें अपने बच्चों की पर्सनालिटीज़ को बेहतर बनाने के लिए, वो चाहे जिस भी उम्र से ताल्लुक़ रखते हों। तो मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपसे ये सवाल किया था कि आप उन पेरेंट्स की किस तरह हेल्प कर पाएंगे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप पिछले साल उनकी टीचर ने जो रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए वो रीडिंग में वीक है, वो रीड उस तरह नहीं कर पाते तो जिस तरह उनको करना चाहिए। अक्सर टीचर्स बच्चों को कहती है चलो ये वाला चैप्टर तुम रीड करके दिखाओ। अब अगर पूरी क्लास में वो रीडिंग करने खड़ा हुआ है तो वो शर्मिंदगी वो सबके बीच में वो एक उसके ऊपर बहुत बुरा असर डालता है। अच्छा देखें, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा रीडिंग कल्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुआ है पिछले 10 सालों के अंदर। मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ, आप जितने लोग बैठे हैं, अगर मैं बात करूँ कि आप लोग अपने बचपन में क्या किताबें पढ़ते थे, तो तकरीबन तमाम लोग कहेंगे कि हम अपने बचपन में किताबें पढ़ते थे, हमारी हॉबी थी। लेकिन अगर मैं उन्हीं लोगों से ये पूछूं कि क्या अब वो किताबें पढ़ते हैं, तो वो शायद कहेंगे नहीं, हमने बहुत सालों से कोई किताब नहीं पढ़ी। तो अभी हम नए बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, हम पुराने बच्चों की बात कर रहे हैं कि जिनको रीडिंग का शौक था लेकिन अब वो रीड नहीं करते। तो जब वो रीड नहीं करते और वो इस कल्चर को कैरी नहीं कर रहे, तो कैसे मुमकिन है कि घर के अंदर एक छोटा बच्चा उसको अडॉप्ट कर सके? यानी आपके कहने का मकसद है जब हमारे बच्चों ने हमें रीड करते नहीं देखा। जी, क्योंकि बात ये है कि जब तक आप खुद वो चीज़ घर में नहीं कर रहे हैं तो फिर कैसे मुमकिन है कि आप बच्चे को कह तो रहे हैं और बच्चा वो करेगा। बच्चा वही करेगा जो वो करता हुआ आपको देखता है, बच्चा वो नहीं करेगा जो आप बोल रहे हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि अगर रीडिंग कल्चर
हमें अपने घरों के अंदर बच्चों के लिए ख़ास तौर पे हम जोर देते हैं कि बच्चों को रीड करना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, और हम समझते हैं कि किताबें बड़ी ज़रूरी हैं उसको एक अच्छा लीडर बनाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। लेकिन अगर हमारे घर में वो माहौल नहीं है तो वो नहीं पढ़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ मैं समझता हूँ कि माँ बाप को ख़ुद सबसे पहले किताब उठानी होगी, किताब बोलने से पहले, ताकि वो कम से कम अगर वो पढ़ते हुए नज़र आएंगे, अगर किताबें इर्द गिर्द रखी हुई नज़र आएंगी, तो बच्चे का शायद किसी वक्त रुझान आएगा कि वो किताब पढ़ सके। अब चूँकि माँ बाप का ज़्यादातर टाइम मोबाइल में गुजरता है, तो डेफ़िनेटली बच्चे भी स्क्रीन की तरफ जाते हैं। अच्छा, स्क्रीन का जो एक बहुत बड़ा मसला ये है कि स्क्रीन इज़ एन इंटरेस्ट किलर। स्क्रीन जो है वो इंटरेस्ट मार देता है। यानी एक बच्चा जिसके हाथ में स्क्रीन होती है, आप उससे बोलें कि रिश्तेदार आए हुए हैं, चलो बात करो जाके, आप देखेंगे बच्चे अवॉइड करते हैं। बिल्कुल सही। फिर आप देखेंगे कि क्या कहते हैं, आप किसी तकरीब में जाएंगे, बच्चे इंडिपेंडेंटली अपना टाइम गुजारना पसंद करेंगे। अच्छा, आप चाहेंगे बच्चा स्विमिंग पे जाए, बच्चा स्विमिंग पे जाने का शौक़ नहीं होगा। आप चाहेंगे कि बच्चा बाहर जाके खेले, लेकिन बच्चा बाहर जाके भी नहीं खेलेगा। तो स्क्रीन हमारी लाइफ में जैसे दाखिल हुई है, पता नहीं कोविड में कैसे दाखिल हुई, लेकिन अब स्क्रीन ने हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा कैप्चर कर लिया है कि स्क्रीन की वजह से बच्चे को रीडिंग राइटिंग पे लाना मुश्किल है। तो मैंने जैसे कहा कि पेरेंट्स नीड टू बिकम अ मॉडल लर्नर, मतलब जब तक वो खुद मॉडल नहीं करेंगे तब तक ये नहीं हो सकता। अच्छा, उसमें सिलसिला ये है कि कुछ टेक्निक्स जो मैंने बड़ी आजमूदा देखी हैं, वो ये देखी हैं कि अगर आप बच्चे को, छोटा बच्चा है, अगर आप ख़ास तौर पे मदर ये घर पे अक्सर कर रही होती हैं मुख्तलिफ़ घरों के अंदर, अगर उसको बचपन से ये आदत डाली जाए कि उसको माँ सोते हुए कोई कहानी सुनाए पढ़ के, जो कि एक ज़माने में करते थे। अच्छा, अब होता क्या है कि जब आप उसको रोज़ाना कहानी सुनाते हैं, तो अब अगर वो बच्चा ख़ुद कहानी नहीं पढ़ रहा, तो अब आहिस्ता आहिस्ता आपने उसके अंदर ये हैबिट डेवलप की कि उसको रिक्वायरमेंट डेवलप हो गई कि मुझे रोज़ाना कुछ सुनना होता है। तो आपने उसके अंदर ये हंगर डेवलप करनी है। अगर आप जब ये हंगर डेवलप करेंगे, तो एक वक्त आएगा कि बच्चे को खुद इस बात की ज़रूरत पड़ेगी कि उसको पढ़ना है, क्योंकि उसको नींद ही नहीं आएगी उसके उसको बगैर। नींद नहीं आएगी। हमने उसको आदत डाल दी ना। आपने आदत डाल दी। तो सबसे पहले वालिदैन को बच्चों को रीडिंग पे लाने के लिए जो पहली चीज़ करनी होगी वो ये करनी होगी कि बच्चों की आदत डेवलप करनी है। और आदत वो शायद खुद डेवलप इतनी आसानी से नहीं कर सकेंगे, उसमें माँ या बाप का किरदार होगा कि वो रोज़ाना कोई, यानी मिसाल के तौर पे आप कोई हैबिट डेवलप कर दें कि आप रात को सोने से पहले आप बच्चे की हैबिट डेवलप कर दें कि वो नहा के सोता है फॉर एग्जांपल, या कपड़े चेंज इस तरह से करके सोता है, तो आप देखेंगे कुछ अरसे के बाद वो बच्चे की हैबिट डेवलप हो जाएगी, उसको फिर नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। तो इसी तरह एक आसान तरीका ये है कि अमूमन माँ बाप बच्चे पे ये तो कह रहे होते हैं कि तो हमने तुम्हें पढ़ते हुए नहीं देखते, हम किताबें भी लेके आते हैं, लेकिन पहले आपको इन्वायरमेंट बनाना है, माहौल बनाना है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो इसका तरीक़ेकार ये है। अब उसमें सिलसिला ये है कि फिर आपको ये चाहिए कि बच्चे के इर्द गिर्द किताबें पड़ी हुई हों, यानी बच्चा जब चाहे आसानी से किताब उठा के अपने पास कर सके। मतलब बाज़ दफ़ा होता है कि घर में आपको बुरा लगता है कि घर फैला हुआ है और यहाँ कोई चीज़ पड़ी हुई है, तो आपको थोड़ा सा जो मैस है उसको टॉलरेट करना सीखना है, क्योंकि बच्चे मैस से ही सीखते हैं। तो आप जब उनके इर्द गिर्द चीज़ें उठा के रखेंगे तो फिर बच्चा वहाँ से सीखेगा। और इब्तदा में जैसे मैं मेरे 3 बेटे हैं, बड़ा बेटा मेरा 18 साल का है, छोटा बेटा जो है वो उससे 15 साल का है, और उससे छोटा बेटा जो है वो 8 साल का है। तो अब मैं बड़े बेटे के मुतालिक मेरा अमूमन ये होता है कि ये कोई अच्छी किताब पढ़े, और अच्छी किताब जो मैंने डिफ़ाइन की है। अच्छा, अच्छी किताब तो मैं अपनी एज के हवाले से बोल रहा हूँ। तो हमें ये करना चाहिए कि बच्चों को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से किताबों की तरफ डेवलप करना है। बच्चा पहले दिन कोई बहुत ही बेहतर और अफजल किताब नहीं पढ़ेगा, बल्कि आपको उसको बहुत ही मामूली सी किताब, कोई कहानी, कोई फ़िक्शन, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो। जब ये चीज़ इंटरेस्ट डेवलप होगी तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ जाएगा। और वो कहते हैं ना कि अ गुड बुक इज़ नेवर एक्सपेंसिव, यानी एक अच्छी किताब जो होती है वो कभी भी एक्सपेंसिव नहीं होती। अगर हम अपने घरों का कल्चर देखें, जैसे अक्सर जब कराची में बुक एक्सपो लगता है, तो जब आप वहाँ किताब ख़रीदने जाते हैं तो आपको किताबें बड़ी महंगी लगती हैं, लेकिन आप वहाँ से निकल के किसी पिज़्ज़ा शॉप पे जाके 6-7 हज़ार रुपये का पिज़्ज़ा खा लेते हैं और आप 2000 की किताब ख़रीदने में आपको मुश्किल होती है। तो उस पे सिलसिला ये कि जब तक हम किताबों की तरफ, यानी वो एक जगह पढ़ा था
कि जिन माशरों में किताबें जो हैं फुटपाथ पे और जूते दुकानों पे बिकते हैं, तो वहाँ डेफिनेटली जो है वो माशरा तरक्की नहीं कर पाता। तो हमारी प्रायोरिटी एज ए सोसाइटी क्या है? मेरी चूँकि ट्रैवलिंग रही है बाहर, मैंने एक चीज़ बहुत देखी है। मैंने यूके में देखा, यूएस में देखा, मैंने देखा कि वहाँ एक्सट्रीम रीडिंग कल्चर है। यानी आप ट्यूब में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, आप बस में हैं, कहीं पे हैं, एवरीवन इज़ हैविंग अ बुक, मतलब वो बुक पढ़ रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता करके इसको ला सकते हैं। पहली चीज़ जो मैंने बात की कि यू शुड नीड टू बिकम अ मॉडल रीडर एंड लर्नर एज वेल। जब आप वो खुद करते हुए नज़र आएंगे तो बच्चा उसको अडॉप्ट करेगा। दूसरी चीज़, स्टार्ट स्लो, मतलब आप आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करें, और हैबिट डेवलप करने के लिए आपको खुद उसको पहले कहानी सुनानी होगी, खुद रीडिंग करनी होगी, तब जाके बच्चा वो काम करेगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि अमूमन मैंने देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो 2 महीने की छुट्टियों में बच्चों का रूटीन पहले से सेट बनाने की कोशिश करते हैं, और वो कहते हैं हमने इसको यहाँ पे करा दिया, इसके बाद ये जैसे मेरी मिसेस के पास एक, जो मेरा बेटा जैसे स्कूल में जाता है, एक और बच्चे की मदर की कॉल आई कि मैंने तो 10 से 12 की तो इंगेजमेंट कर दी है उसकी, लेकिन 12 से 2 की इंगेजमेंट मुझे बताएं तो वो क्या है। इत्तेफाक से मेरे बच्चे की कोई घर पे इंगेजमेंट नहीं है, वो इंजॉय कर रहा है और खेल रहा है और किताब भी पढ़ रहा है, चीज़ें भी कर रहा है। लेकिन मैंने क्योंकि पूरा साल तो बच्चा जाता ही है, इंगेज होता ही है, बिल्कुल सही। आप उसको उसी टाइम के ऊपर, जबकि 2 महीने आपने जब प्रोग्राम स्टार्ट किया, आपने बहुत अच्छी बात की कि इन 2 महीने में वालिदैन को ये टाइम मिलता है कि वो बच्चे से एक अच्छा ताल्लुक़ डेवलप कर सकें। और बच्चा या कोई भी आदमी, आप उसकी तरबियत कर सकते हैं जिससे आपका ताल्लुक़ होता है। मैं बहुत अच्छी बातें करता रहूं, किसी को समझाता रहूं, लेकिन अगर मेरा उससे ताल्लुक़ नहीं है तो मैं कभी भी उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि कनेक्ट बिफोर करेक्ट। तो मैं ये समझता हूँ कि इस ज़माने में जो बहुत बड़ा मसला आया है, वो मसला ये आया है कि मैडम ताहिरा ने बात की पेरेंटिंग के हवाले से। इस ज़माने का बहुत बड़ा मसला ये है कि मैं जब भी बच्चों से मिलता हूँ, पूछता हूँ कि तुम्हारे वालिद से तुम्हारी लास्ट टाइम बात कब हुई थी, कितनी देर बात हुई थी, तो अमूमन जो मुझे सुनने को मिलता है वो मिलता है कि बहुत ही ट्रांजैक्शनल गुफ्तगू है, यानी लेन देन के मामला जैसे होते हैं ना, बस वो ऑपरेशनल एक्टिविटी है। एक ताल्लुक़ बच्चों के अंदर वालिदैन का जदीद दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि 2 महीने हमें चाहिए कि बच्चे का फितरत के साथ और घर वालों के साथ ताल्लुक़ अगर हमारा स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर हम बच्चे पे काम कर पाएंगे। आपने जो बात की थी फेल होने के हवाले से, मैं बताऊँ, हम एक जगह हम कोर्स कर रहे थे पेरेंटिंग के हवाले से, तो एक मदर ने अपनी स्टोरी शेयर की कि उनकी जो बेटी थी वो पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, और उन्होंने बड़ा डांटा, और फैमिली भी बड़ी कंपेयर करती थी, सब करते थे। तो वो बच्ची जो थी वो उसका कॉन्फिडेंस इतना नहीं था, और वो 9th ग्रेड में भी उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो उसने कहा कि, उन्होंने बताया कि उनके जो बेटा था बड़ा, उसने थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज की। अब जब उसका रिज़ल्ट आया और वो मेरे ख़्याल से वो शायद 1-2 सब्जेक्ट्स में फ़ेल थी, तो उसके भाई ने कहा कि आज हम चल के बाहर एक पार्टी करेंगे, और उस चीज़ की पार्टी करेंगे जिनमें तुम पास हुई हो, आज हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बच्चा कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत जो वो नहीं कर रहा उसको क्रिटिसाइज़ करना। अच्छा, अमूमन हमारी आदत ये होती है, हम जैसे कहीं पे भी जाते हैं, हम मैं अपनी छोटी सी बात करूं, मैं अपने बेटे को बड़ा डांटता था बचपन में। जैसे ही वो मेरे सामने अपनी कॉपी लेके आता तो मैं कहता था कि तुमने डेट क्यों नहीं लिखी। अच्छा, मैं तो, हमारा पुराना जो कल्चर था, जो पुरानी सोसाइटी थी, वो बनी थी एक डिसिप्लिन ऑर्डर के अंदर। ये जो माशरा है ये डिसिप्लिन पे नहीं है, इसका डिसिप्लिन उस तरह से नहीं है। तो हमें अगर काम करना है तो हमें पहले उस चीज़ को अप्रिशिएट करना होगा जो वो कर रहा है, ना कि मैं डेट पकड़ के जो बाकी उसने काम किया अब वो सारा एक तरफ हो गया और पूरा लेक्चर जो है वो डेट की तरफ चला गया। तो मैं समझता हूँ कि हमें बच्चों से ताल्लुक़ कायम करने की ज़रूरत है, बच्चों को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊँ, मैं अपने ऑफिस के अंदर कल मेरी एक मैनेजर हैं, वो मेरे पास आई कि सर आप एक लड़के की ज़रा काउंसलिंग कर देंगे। तो मैंने कहा क्या मसला है? तो उसने कहा सर वो ये फील करता है कि ही इज़ एन अनवांटेड, ही वाज एन अनवांटेड चाइल्ड, और ही इज़ द ओनली सन,
और वो जो है उसको सुसाइडल थॉट्स बहुत आते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मैं खैर कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ बहरहाल, लेकिन चूँकि पिछले 25 साल से स्टूडेंट्स के साथ काउंसलिंग करता आया हूँ, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा आप मुझे भेज दें। अच्छा, जब वो लड़का मेरे पास आया और मैंने उससे गुफ्तगू की, तो उसने कहा सर मेरे जो वालिदैन हैं वो बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं। मैंने कहा किससे कंपेयर करते हैं? उन्होंने कहा मामू के बेटे से कंपेयर करते हैं। और हम दोनों एक ही स्कूल में थे, एक ही जगह जाते थे, और हम 6th ग्रेड तक मैं अच्छा पढ़ रहा था, लेकिन जब से उन्होंने कंपेयर करना शुरू किया तो मेरा 9th के अंदर मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो उसने कहा कि, मैंने कहा तुम्हारी कितनी बातचीत होती है घर में जाके? उसने कहा बस सरसरी सी बातचीत होती है। मैंने कहा क्यों? कह रहा सर मैं 2 साल पहले तक उनको सारी बातें बताता था, लेकिन फिर वही बात पकड़ के वो दोबारा में मुझे कंपेयर करते थे, बैकफायर करते थे। तो अब मैंने उनसे ज़्यादा डिटेल में बात करना छोड़ दी है। अच्छा, फिर मैंने कहा तुम घर में जाके क्या करते हो? हाँ। तो उसने कहा मैं घर पे जाता हूँ, वाजिबी सी बातचीत होती है, और फिर मैं मोबाइल देखता हूँ। तो मैंने कहा मोबाइल पे तुम क्या देखते हो? उसने कहा सर रील्स देखता हूँ। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आज का जो बच्चा है, ख़ास तौर पे टीन एज का जो बच्चा है, वो जितना इमोशनल वल्नरेबल है शायद किसी दौर में नहीं था। उसकी वजह ये है कि जब बच्चा रील्स, अच्छा मैंने उससे मज़ीद पूछा, मैंने कहा तुम्हारे शौक़ क्या हैं, क्या करना चाहते हो? उसने कहा सर मैं ट्रैवलिंग करना चाहता हूँ। मैंने कहा कहाँ ट्रैवल करोगे? उसने कहा सर मैं स्विट्ज़रलैंड जाना चाहता हूँ। मैंने कहा स्विट्ज़रलैंड क्यों जाओगे? तो उसने कहा मैं इसलिए जाऊँगा, वहाँ पहाड़ है, नेचर है, और मतलब बड़ा अच्छी सीनरीज़ हैं, बड़ा ज़बरदस्त वो है। और मैंने कहा बाकी क्या शौक़ है? तो उसने कहा सर मुझे गाड़ियों का शौक़ है। मैंने कहा कौन सी गाड़ी लेनी है? उसने कहा सर मुझे फॉर्च्यूनर लेनी है। मैंने कहा फॉर्च्यूनर कितने की आती है? उसने कहा सर वो 13-14 करोड़ की आती है। और मैंने कहा और क्या? सर मुझे बिलियनर बनना है। ये क्या बनना है? बिलियनर बनना अच्छा, है। बिलियनर। अब ये टिपिकल आज के टीन के, आज के एडल्ट के ये सेम जुमले हैं। आप किसी बच्चे से मिलेंगे वो यही बात करेगा। अच्छा, वो ये बात क्यों करता है? जब वो रील्स देख रहा होता है तो मुसलसल वो जो चीज़ देख रहा होता है वो ये देख रहा होता है कि एक सक्सेस है जो ओवरनाइट मिल जाएगी, और कोई इन्फ्लुएंसर होता है जो बता रहा होता है कि मैंने इस तरह से करके मैंने ये गाड़ी ले ली थी। तो मैंने कहा कि अगर तुम्हें वालिदैन सिर्फ मामू के बेटे से कंपेयर करते हैं ना, तो तुम दिन में 3 घंटे पूरी दुनिया से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो। तो उसमें वो चीज़ डेवलप होने लगी, कंपैरिजन वाली। उसके अंदर जो ये है कि मेरे पास नहीं है। अच्छा, मैं अपनी बात करूं, मतलब डिस्पाइट हैविंग ऑल दैट एक्सपीरियंस वर्किंग इन एमरेट्स एंड माइक्रोसॉफ्ट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, जब मैं लिंक्डइन ब्राउज करता हूं तो मुझे लगता है मेरे दोस्त को एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला, उसकी कंपनी यहाँ चली गई, वहाँ चली गई, एंड यू सी एवरीवन सक्सेस, एंड दैट सक्सेस वो आपके दिल में कहीं ना कहीं ये बीज डाल रही होती है कि यू आर लेफ्ट बिहाइंड, आप पीछे रह गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी बल्कि अभी जो एक सीरीज़ भी आई थी एडोलसेंस के ऊपर, कि जिसके अंदर वो बाकायदा दिखाया गया कि कैसे टीन जो है वो कैसे उसने एक मर्डर की तरफ चला गया, कितने एक्सट्रीम, क्या थॉट प्रोसेस था, कितना अच्छा बच्चा था। उसके वालिदैन ने बताया कि वो बहुत अच्छा बच्चा था, बस खामोश रहता था, ऊपर जाता था और कंप्यूटर में लगा रहता था और किसी से बातचीत नहीं करता था। लेकिन वो चीज़ जो मुसलसल उसके दिमाग में फीड हो रही थी, तो मैंने जैसे कहा, जैसे बच्चे के दिमाग में जब आप 10 मिनट की कहानी के अंदर आप उसके दिमाग में कुछ फीड कर रहे हैं, तो आप ये सोचेंगे बच्चा जो 3, 4, 5 घंटे जो चीज़ देख रहा है उसके दिमाग में क्या फीड हो रहा होगा और वो किस तरह से निकल के आएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों पे वालिदैन को काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है कि घर का कल्चर ऐसा बनाएं कि जहाँ पे उनका ताल्लुक़ जो है अच्छा कम से कम वो कायम हो। ताल्लुक़ कायम होगा, ये सारी की सारी चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं जो पहले किसी ज़माने में आसानी से हो जाया करती थी। कोई आपने कहा कि भाई पहले माएँ होती थी, संभाल लेती थी, सब कुछ कर रही होती थी, लेकिन आज की माँ के लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि वो बहुत बिज़ी भी है और वो हर वक्त तो उसकी मैं समझता हूँ वजूहात यही है कि हम ने अपने आप को इतना अननेसेसरी बिज़ी कर लिया है चीज़ों के अंदर, और जो फैमिली रिलेशन थे वो उनकी तरफ हम घर में बैठे हुए आदमी से ज़्यादा डिसकनेक्टेड हैं और आउटर वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। रियल लाइफ कम्युनिकेशन जो है वो कहीं पीछे रह गया। तो इन सिंपलर वर्ड्स मैं इसको इस तरह से अपने लिए कंक्लूड करूँगी कि आजकल का जो टाइम है, हमें अपने बच्चों का सोशल मीडिया पे जो एक्सपोजर है
उसको लिमिट करना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि आप मेरी और अपनी बात देख लें, हम जब सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं, हमें क्या नज़र आ रहा होता है कि ओह अब इसने ये कर लिया, अब उसने वो कर लिया, मेरे पास नहीं है, एहसास कमतरी, कॉम्प्लेक्सेस डेवलप हो रहे होते हैं। तो बच्चा उसी उसी सेट माइंड फ्रेम में चला जाता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, या आई एम नॉट लकी इनफ, या मेरे पास ये प्रिविलेज नहीं है, कॉम्प्लेक्सेस डेवलप। तो आप उधर एक तो स्क्रीन वैसे भी बच्चे के लिए बहुत अच्छी नहीं है, दूसरा जो जिस तरह का मटेरियल, जिस तरह का कंटेंट इस वक्त अवेलेबल है वो बहुत ज़्यादा डैमेज खतरनाक है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आऊँगी। आपने यहाँ रीडिंग बेहतर करने के तरीक़ेकार हमें सिखाए, बताए। अब अगर राइटिंग में बच्चा कोई पीछे है, सो नेक्स्ट सेगमेंट में हम आपको उसमें हेल्प करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं ब्रेक पे जाने से पहले बता के गई थी कि अब हम राइटिंग पे बात करेंगे, लेकिन मैं अपने चौथे गेस्ट का इंट्रोडक्शन करा दूं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जमात शाहब साहब, जो कि CEO हैं रोबो ऑटोमेटर। सही प्रोनाउंस किया है? तो अब ये किस लिए यहाँ इस शो में शामिल हुए हैं, ये मैं अभी थोड़ी सी देर के बाद बताऊँगी। हमने पिछले ब्रेक में आपसे सवाल ये किया था कि अगर आपके बच्चों की राइटिंग वीक है, जैसे मेरा बेटा जो है बलाज, उसकी राइटिंग इतनी गंदी है कि मैं भी नहीं पढ़ सकती, और नाउ माशाल्लाह ही इज़ इन 6th क्लास। वैसे वो बहुत स्मार्ट है, मगर वो राइटिंग उसकी इतनी गंदी है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे सही कर रहा हूँ। सही। अच्छा देखें, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो है, और स्लो भी है ना, तेज़ नहीं लिख सकते उसमें। अच्छा देखें, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो है राइटिंग स्टाइल, और एक है क्रिएटिविटी ऑफ राइटिंग, यानी एक्सप्रेशन को बयान करना। ये दो चीज़ें हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम इन दोनों चीज़ों को सेपरेट करके देखें, और हम ये देखें कि हम किस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, क्या वो अगर उसका राइटिंग स्टाइल अच्छा ना हो लेकिन वो बात अच्छी लिखता हो, तो हमारे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? वो बात अच्छी बोलता तो है, हाँ, वो बात लिखने में समझ नहीं आती मुझे क्या लिखा है। तो वो बात अच्छी बोलता हो, हाँ, बात स्मार्ट तो अच्छी बहुत है लिखता वो। हो। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं मेरे ऑफिस के अंदर जब भी कोई इंटरव्यू के लिए आता है तो मैं उससे एक सवाल करता हूं, बल्कि उसको एक पेपर देता हूं और बोलता हूं कि तुम MBA किया हो, कुछ भी किया हो, तुम बस अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो यहाँ पे कि तुम क्या करना चाहते हो, क्या करोगे और क्या बनना चाहते हो। आप यकीन जाने 90% लोग वहाँ पे फेल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मुझे 2-3 चीज़ों से पता चलती हैं। एक तो मुझे पता चलता है कि वो क्या कोई चीज़ लिख पाता है, नहीं लिख पाता, एक प्रॉपर कोई सेंटेक्स में लिख पाता नहीं लिख पाता। दूसरा, मुझे अंदाज़ा होता है कि इसका थॉट प्रोसेस क्या है, वो सोचता कितना बेहतर। तो जैसे हमने बात की थी कि रीडिंग के अंदर पेरेंट्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो राइटिंग के अंदर भी पेरेंट्स का रोल उतना ही इम्पॉर्टेंट है। उसमें हमें करना ये होगा कि शुरू में अगर हम चाहते हैं कि बच्चे के राइटिंग के साथ साथ उसके थॉट प्रोसेस पे भी काम करें, तो हम बच्चे को बोलें कि वो कहानियाँ लिखे। अच्छा, शुरू में बच्चा कहानियाँ नहीं लिखता, तो हम उसको ये बोल सकते हैं कि तुम कहानी सुनाओ मुझे और मैं लिखती हूँ या मैं लिखता हूँ, और हम वो कहानी लिखना शुरू करें, और कहानी उसी की हो, ख़याल उसी का हो, और हम उसको लिखना शुरू करें। और जब हम ये करेंगे तो अक्सर ये होता है कि बच्चे पूरी किताब लिख देते हैं। यानी देखें, असल चीज़ होती है आइडिया, लिखने वाला ऑथर कोई भी हो सकता है, उसको ट्रांसक्रिप्ट करने वाला। तो मैं समझता हूँ कि जो सबसे पहली चीज़ हमें करनी चाहिए वो ये कि हमें बच्चे की वहाँ हेल्प करनी है उस रास्ते तक लाने के लिए, ठीक है। तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए शुरू में हमें बच्चे के लिए खुद से लिखना पड़ेगा। जब हम वो लिखेंगे तो फिर बच्चा आहिस्ता उसको, जब जिस तरह हंगर डेवलप हुई थी रीडिंग की, इसी तरह जब उसको राइटिंग की और अपनी चीज़ की अपनी राइटिंग की चीज़ डेवलप होगी तो बच्चा उस तरफ आ सकता है। अच्छा, उसके अलावा बचपन में हमने कैसे राइटिंग स्टाइल ठीक किया था, तो मुझे याद है मेरे वालिद मुझे लिख के देते थे अ क्विक ब्राउन फ्रॉक्स जंप्स ओवर अ लेज़ी डॉग। अब इसके अंदर ए से लेके जी के सारे अल्फाज आ जाते हैं, वो मुझे लिख के देते थे और मैं फिर वो उस तरह से करता रहता था। तो अब भी डेफिनेटली इस तरह की आपको राइटिंग बुक्स मिलती हैं कि जिनको आप घर में लेके आ सकते हैं। मैं कल ही गया, मेरे बेटे ने मुझे दिखाया, जो 8 साल का है, 3-4 राइटिंग बुक्स में लेके आया था, उसने मुझे ला के दिखाया कि मैं इसके ऊपर आजकल शेडिंग कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा लेकिन शेडिंग कर रहा हूँ। देखिए, जब किताब मौजूद है ना तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आएगा, अगर चीज़ होगी।
अगर मैं पहले ही दिन, हमने जो बात की कि पहले ही दिन हम उस पर क्रिटिसाइज़ कर लें, डेट नहीं लिखी और ये नहीं लिखी, तो उस तरफ नहीं आएगा। तो हमें आहिस्ता 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 घर के माहौल के अंदर दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो हमें कुछ ऐसी राइटिंग बुक्स ला के रखनी पड़ेंगी कि जिसकी तरफ बच्चा आ सके। दूसरी तरफ अगर वो नहीं लिख रहा अभी, तो हमें उसके बिहाफ पे लिखना पड़ेगा कुछ अरसे के लिए, ताकि हम कम से कम और आप देखेंगे बच्चे हैरान हो जाते हैं। यानी मैंने बच्चे से कहा, मेरे घर में नौनिहाल आता है और डॉन अखबार आता है जो वीकेंड का, जहाँ पे बच्चों की स्टोरीज आती हैं। मैंने कहा तुम्हारी स्टोरी यहाँ पे छपेगी। उसने कहा मैं लिखूंगा नहीं। मैंने कहा अच्छा तो मुझे बता दो। तो उसने बता दी, उसकी मामा ने जो है वो लिख ली। अब वो लिख ली तो हमने वहाँ भेज दी। अब जब वो छप के आएगी तो बच्चे के लिए जो एक फीलिंग है कि ये मेरी राइटिंग है, तो यहाँ पे बजाय के अक्सर मैंने देखा है कि माँ बाप वो पूरी स्टोरी खुद से लिख रहे होते हैं। अच्छा उसने थोड़ी सी लिखवाई, माँ बाप ने कहा ये अच्छी नहीं है और हम इसको अच्छा कर देते हैं। हाँ, बात इसकी नहीं है, बात ये है कि बच्चे का वो ओरिजिनल पीस है, इसकी अहमियत है। तो दो तरीक़ों से हम बेहतर कर सकते हैं। एक हम ये कर सकते हैं कि हम उसके बिहाफ पे लिखना शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता उसको उसकी तरफ लेके आएँ, और दूसरा हम माहौल के अंदर कुछ ऐसी उसकी राइटिंग बुक्स लेके आएँ कि जिनके ज़रिए भी वो जो बेसिक तो जो बच्चे की ग्रिप है, जो उसके माइलस्टोन्स शुरू के होते हैं, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज स्कूल कराते हैं। बटन बंद करना, जी, फाइन मोटर स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं जब भी बात राइटिंग की आती है, ग्रिप की आती है। सो बहुत सिंपल सी चीज़ें होती हैं कि जब आपका बच्चा पेंसिल पकड़ रहा है तो उसको आप यहाँ पर छोटी सी बॉल पकड़ा दें, तो वो उसके पास उसका एक पोस्चर बन जाता है। लिखने का एक पोस्चर होता है। बहुत सारे बच्चे पेंसिल मुख्तलिफ तरीके से पकड़ते हैं, क्रेयॉन्स मुख्तलिफ तरीके से, कभी कभार पेंसिल गलत पकड़ने से भी राइटिंग ख़राब हो जाती है। सो फाइन मोटर स्किल्स के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है आप खुद एज अ पेरेंट कर सकते हैं, बेस्ट हो गया, वरना हमारे पास ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं जो इसकी प्रॉपर थेरेपी करते हैं और आपके बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स बेहतर हो जाते हैं। राइटिंग आपको एक एस्पेक्ट नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो बाकी चैलेंजेस सामने आना शुरू हो जाते हैं। उसमें स्पून होल्डिंग हो गया, फोक होल्डिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फाइन मोटर स्किल से जुड़ी हुई होती हैं, आपके हाथों से जुड़ी हुई होती हैं। सो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी करवा लें। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ लिखने, पढ़ने, नंबर, टॉप, ये सब बातें हो रही हैं। एक ज़माना था जब कहते थे जो जितना किताबी कीड़ा है उतना अच्छा है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ये देखा जाता है अच्छा जी ये पढ़ने में तो अच्छा है, सही है, रिजल्ट से, स्किल्स क्या है? आज आपको एक अच्छी कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए स्किल्ड होना ज़रूरी है। खाली अब अगर मैं कहूँगी मेरा स्किल बोलना है, जो आहिस्ता 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 मुझे समझ आया, वो मेरा प्रोफेशन बन गया, मैं जो अर्न करती हूँ मैं अपने बोलने से करती हूँ। तो मेरे नंबर क्या आए, मैंने क्या पढ़ा, वो सब चीज़ें बेस थी, ज़रूरी थी एजुकेशन, लेकिन आखिर में मेरी स्किल मेरी कमाई के या मेरी ज़िंदगी के जीने के काम आई। तो इसीलिए मुझे आज की ज़िंदगी में ये लगता है कि स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो इसीलिए हमने यहाँ, मैं दोबारा से करा दूँ आपका इंट्रोडक्शन, मेरे साथ मौजूद हैं जमात शाहाब साहब जो कि CEO हैं रोबो ऑटोमेटर्स के। जी, अब आपसे मैं बात करना चाहूँगी, स्किल्स आप अपने साथ बच्चे भी लेकर आए हैं, जो मुझे बताइए स्किल्स डेवलप करवाना बच्चों में कैसे शुरू करें? बेसिकली हम लोग जो करवाते हैं, हम लोग प्रोग्रामिंग, कोडिंग, जो आज के दौर की एक नीड है, AI, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, इन तमाम चीज़ों की हम ट्रेनिंग्स करवाते हैं। रोबोटिक्स की ट्रेनिंग्स करवाते हैं स्टूडेंट्स को, और ये स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स से लेके प्रोफेशनल्स तक सबको करवाते हैं। सही है। बेसिकली जैसे अभी हमारे समर कैंप्स चल रहे हैं, हमारे डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, तो ये जो स्किल्स हैं हम लोग, क्योंकि जैसे यहाँ पे बच्चों की एक नेचर की और उसकी बात हो रही थी, हमारी भी अच्छी खासी रिसर्च होती है स्टूडेंट्स की साइकी और इनको पढ़ने में, इनको रिसर्च करने में। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो प्लेफुल एक्टिविटीज़ प्रेफर करते हैं, उसको मैं बिठा के, प्रोग्रामिंग आज की ज़रूरत है। आप किसी भी फील्ड में चलें, यू हैव टू फेस रोबोटिक्स, आपको रोबोटिक्स फेस करना है, आपको प्रोग्रामिंग, ऑटोमेशन, ये सब चीज़ें फेस करनी है। आप मेडिकल साइड पे भी जाओ तो रोबोटिकल सर्जरीज़ हैं। अब ये नीड है, अब इसको हमें फुलफ़िल करना है। अब जब फुलफ़िल करना है तो अगर मैं स्टूडेंट को बिठा दूँ और प्रोग्रामिंग सिखाना शुरू कर दूँ, ये इसके लिए इंतहाई ड्राई चीज़ हो जाएगी, वो नहीं सीखेगा। उस वजह से हम लोग रोबो ऑटोमेटर्स, हम लोग ने इन प्रोग्रामिंग, इन स्किल्स को सिखाने के लिए रोबोटिक्स को एक इस तरह से करवाया है। अभी आप प्रोजेक्ट्स भी देखेंगे कि बच्चे उसको इन्जॉय करें। हमारी रोबोटिकल किट्स होती हैं जो कि प्रैक्टिकली बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं, उनको प्रोग्रामिंग समझाई जाती है कि किस तरह से प्रोग्रामिंग होती है, लॉजिक बिल्डिंग होता क्या है, और फिर बच्चे उसको परफॉर्म करते हैं। अपने हैंड्स ऑन खुद बनाएंगे स्ट्रक्चर्स, अभी आप देखेंगे प्रोजेक्ट्स खुद बच्चों ने अपने हाथ से बनाए हुए प्रोजेक्ट्स हैं। आपके इदारे में रोबोटिक्स
कराया रोबोटिक्स, जाए। हाँ और क्या क्या चीज़ें हैं जो बच्चे रोबोटिक्स, और इसमें डिफरेंट किस्म की प्रोग्रामिंग्स आ जाती हैं, Okay. मेनली एआई जो की, कि मशीन आजकल लर्निंग की की लर्निंग ज़रूरत है, बिल्कुल basically, आजकल ये की वाला नीड है। skill। आप जिस तरह से टेक्नोलॉजी ऊपर जा रही है 5 से 10 साल के बाद, अभी भी आ गई है तमाम फील्ड्स में टेक्नोलॉजी। हम लोग पहले मार्ट्स जाते थे शॉपिंग के लिए, अब हम लोग मोबाइल पे बैठ के ऑर्डर करते हैं और ऑनलाइन हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं। तो हर और ये चीज़ में बच्चे जल्दी टेक्नोलॉजी आ सीख गई भी लेते हैं ये चीज़ें। बिल्कुल। अगर आप मुझे रोबोटिक्स में डालें और मैं सीखना शुरू करूँ तो मेरा तो दिमाग घूम जाएगा, लेकिन अगर मेरे ही 10 साल के बच्चे को मैं रोबोटिक्स में डालूंगी तो वो तो मैं खुद हैरान हो रही होंगी और उससे इम्प्रेस हो रही होंगी। वाह, जैसे मैं अपने ऐसे बच्चों ही है से बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रेस होती हूँ जो आजकल के बच्चे। अच्छा, एक हमने बात की रोबोटिक्स के ऊपर, थोड़ा हम आपके स्टूडेंट्स को भी दिखाना चाहेंगे कि उन्होंने क्या किया है, और फिर मैं चली जाती हूँ। हाँ, आप प्लीज़। जी जी। तभी ये छोटे हमारी छोटे बच्चे, जी, ये जी। इन्होंने क्या बनाया ये है? जस्ट 7 इयर्स ओल्ड स्टूडेंट है। अच्छा। और इन्होंने गेम बनाए है। इन्होंने? जी जी। अरे बाप रे। 7 इयर्स ओल्ड है। ये मशीन लर्निंग एआई भी सीख रही हैं और ये कर भी रही हैं उस पे काम। वाह, तो ये बहुत इस age तेज में। है इस चीज में। ये माशाल्लाह इन्होंने ट्रेनिंग्स ली हैं, 4 मंथ्स के कोर्सेज किए हैं। नजा आप अपना गेम शो करवाएं मैम। अब इसमें जो जो चीज़ें आ रही हैं उनको बीट करना है और इसमें स्कोरिंग्स इनकी बढ़ती रहेंगी। ये इन्होंने खुद ही बनाया हुआ अब है। इसकी प्रोग्रामिंग दिखाएं आपने किस तरह से बनाया है इसको। अरे बाप रे। ये इसकी प्रोग्रामिंग है। हाँ। स्क्रीन की तरफ भी मेरा दिखाएं बच्चा इसको। ऐसे अब करो। बताएं, थोड़ा एक्सप्लेन करें प्रोग्रामिंग में आपने ये जो बनाया है प्रोजेक्ट, थोड़ा सा शाय है ये। हाँ, कोई बात नहीं, चलो चलो, कोई मसला कितने नहीं। अरसे में आपने सीखा ये? चलो कोई बात months नहीं, लगे, जो चलिए, तू कोई है। बात नहीं। जो अच्छा, आगे बढ़े आप। आप अपना नाम, अपना इंट्रोडक्शन दें। वालेकुम सलाम। मेरा नाम सैयद शम्स सालेक है एंड आई एम फ्रॉम वाहजुसैन स्कूल सिस्टम। ठीक है, बताएं आपने क्या किया? आई मेड दिस ब्लाइंड स्टिक। अच्छा, आई हैव टू डेमोंस्ट्रेट। माइक हाँ, मुझे। आ जाओ। माइक मैं पकड़ती हूँ इनका। हाँ, अब बताओ। इसमें नहीं, उधर कैमरा है, तुम्हें इधर रहना है। हाँ, स्विच ऑन करें। इसमें बहुत सारी मोटर्स हैं। अगर मैं इसको स्विच ऑन करूं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे अल्ट्रासोनिक सेंसर। ये सेंस करेगा कोई यहाँ पर है। दिस इज स्पेशली मेड फॉर ब्लाइंड पर्सन। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे ब्लाइंड पर्सन कोई वॉक कर रहा होगा, उसको मदद चाहिए होगी, तो वो ऐसे देखेगा that there is an obstacle, so this will vibrate कोई भी and आगे make the चीज़ है। buzzer to आप इसको पकड़े देखें, वाइब्रेशन भी है इसके अंदर। अगर दिखाओ। आप इसको होल्ड करें और किसी ऑब्स्टिकल के सामने लेकर आएं इसको, फॉर ब्लाइंड पर्संस, इसमें ये वाइब्रेशन फील किया उसने हाथ में बिल्कुल। कि आवाज भी आई और और फील भी आ गई। वेरी, कहीं ज़्यादा ये rush आपने है, खुद कहीं- बनाई है? माय ये गुडनेस। बच्चों के आइडियाज हैं कि आप एक वो कहा जाते हैं ना, ज़रूरत इजाद की माँ है। तो अब और आप एक कितने need साल है की इस- होगी बेबी? आई एम 12 years. और तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? व्हाट मेड यू वर्क ऑन दिस? That there are many problems that people are facing. अब हमने कहा blind people के लिए भी कोई नई इन्वेंशन दें. So we made this for their easiness and their comfort. वेरी नाइस, जबरदस्त। आगे बढ़ें प्लीज। हाँ, अब उसने क्या बनाया है? बहुत अच्छा काम किया तुमने, जबरदस्त। कीप इट अप। मैंने ये स्मार्ट वाटर डिस्पेंसर बनाया है जो कि ऑर्डिनो बोर्ड के ज़रिए कंट्रोल होता है। स्मार्ट वाटर डिस्पेंसर। और ये कैसे होता है? जब यहाँ पर ग्लास हम माइक पकड़ लेगा कोई प्लीज? वो जब हम यहाँ पर ग्लास अंदर प्लेस करते हैं हाँ, तो जो सेंसर है वो डिटेक्ट कर लेता है कि ग्लास एम्प्टी है, ग्लास उसमें प्लेस हुआ हुआ है। अच्छा वो ग्लास में पानी भरना शुरू कर देता है जब तक ग्लास भर नहीं जाए। अच्छा। डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं डेमोंस्ट्रेट कैसे करोगे? ठीक है, इसमें इन्होंने रखा है, ये सेंसर ने डिटेक्ट किया है और इनकी मोटर ऑन हो गई है। खुद ही? पानी Exact. फुल कोई होगा बटन नहीं दबाना कोई पड़ा? बटन नहीं दबाया, सेंसर ने डिटेक्ट किया है कि वहाँ ग्लास आ गया है। हाँ। अब वाटर इसमें फिल हो रहा है। अब जैसे ही इसका मैक्सिमम भर लिमिट आ गई सर्टेन है वो लेवल बंद हो रीच गया। किया। ओके, गुड वर्क, जबरदस्त। एज बताएं आप अपनी। मैं 12 साल का हूँ। 12 साल के हो? आगे बढ़ो। तुम दोनों तो मुझे भाई लग रहे हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमर है। अच्छा, तुमने क्या बनाया बेटा? एक हैंड फोल्डिंग रोबोट है जो जब हमारा हाथ इसके आगे आएगा तो फिर ये हमारे हाथ को फॉलो करेगा। अच्छा, ओह, मेरे पीछे पीछे आओ, फॉलो करेगा हाथ को। ऑन करें इसको। हाँ, अच्छा, जहाँ जहाँ हाथ ले जाओगे आप। ये टैबलेट पे इसकी प्रोग्रामिंग हुई है, उससे अच्छा। कनेक्टेड है और जैसे जैसे हाथ इसके आगे आएगा ये उसको फॉलो करेगा। ओके, इन्होंने प्रोग्रामिंग भी खुद की है। अब जैसे ये रोबोट इन्होंने हैंड फॉलोइंग रोबोट बनाया, इसके अंदर कौन सा सेंसर लगा हुआ है? आया सेंसर। IR सेंसर लगा हुआ है। अब इसमें प्रोग्रामिंग को ही चेंज करके ये इसी सेम रोबोट को ये ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग रोबोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा। अगर थोड़ा सा डेमोंस्ट्रेट करके दिखाएं। अब देखें, अब इसको चलाएं इसको। अभी चलता रहेगा, कोई इसके आगे आएगा तो ये रुकेगा। तो इन्होंने प्रोग्रामिंग को चेंज करके एक लॉजिक बिल्डअप कर दी कि जैसे कार्स होती हैं, चल रही हैं,
सामने कोई भी आया एक्सीडेंट होने से पहले कार ने सेंसर से डिटेक्ट किया, रुक गया। जो एक टेस्ला वगैरह का एक कॉन्सेप्ट आया है स्मार्ट कार्स का, तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट बन गया। ठीक है, आगे और भी प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन आप आपको आना रेन चाहते वाला, तो आज यहाँ पे देख रहे, दूर से देख रहे जी, वो रेन वाला प्रोजेक्ट बताइए, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद ताहा है। आई एम फ्रॉम बहार जसन स्कूल सिस्टम एंड मैंने एक रेन शील्ड बनाई है एंड एज यू कैन सी जब हम इसका बटन ऑन करेंगे और ड्यूरिंग रेनी डेज हमें मुश्किल होती है कपड़े सुखाने में, तो अगर हम ये मॉइस्चर सेंसर है, अगर हम जैसे सपोज रेन हो रही है तो जब हम यहाँ पर डिप करेंगे पानी के अंदर तो यहाँ पर कपड़े अंदर चले जाएंगे। वो सेंसर है, वो सेंसर जब पानी में जाएगा, ज़ाहिर है बारिश होगी, उस सेंसर पे पानी पड़ेगा तो ये कपड़े खुद ब खुद अंदर चले जाएंगे। वाह, मतलब एक बड़ा मसला होता है कि जिन शहरों में बारिश डेली हो रही है, अब कपड़े जाके हटाओ, तो हम लोगों ने बच्चों को प्रोजेक्ट का बताया था, सो रहे हैं, कभी आप घर में तो वो नहीं खुद ही हैं। ऑटोमेटिकली तमाम चीज़ें हो जाएंगी उसमें। बाकी और भी ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग और भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, बच्चे इस तरह के प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। बाकी वहाँ पे चल के बातें करते हैं। अच्छा, ये तो हो गई एक स्किल जो आजकल के जो बच्चे हैं उनका शौक है और वो यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और मुझे थोड़ा सा गाइडलाइंस दें मदर्स के लिए कि और क्या क्या स्किल्स में हम बच्चों को डाल सकते हैं ताकि उनकी पर्सनालिटी बेहतर हो और वो एक, जैसे ये बच्चे हैं, इन्होंने इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ होगा कि हमने कोई चीज़ क्रिएट की है और वो काम में आ रही है। तो इसमें मैं थोड़ा सा इनपुट ये दूंगा कि देखें, बच्चा जो इंटरमीडिएट तक या ए लेवल्स तक पढ़ता है, फिर यूनिवर्सिटी जाता है जी, अच्छा ए लेवल्स तक या मैट्रिक इंटर तक उसको मैथ्स पढ़ाई जा रही होती है, फिजिक्स पढ़ाई जा रही होती है, केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही होती है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं कि जो आगे जाके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं होते हैं, मतलब उनकी कोई रियल लाइफ में कोई एप्लीकेशन नज़र भी नहीं आती, लेकिन वो फिर क्यों पढ़ाए जाते हैं? वो दरअसल इसलिए पढ़ाए जाते हैं कि बच्चे को सीखना आ सके कि वो सीखता कैसे। यानी असल में गोल ऑफ एजुकेशन इज़ टू बिकम देमसेल्फ एज सेल्फ लर्नर। तो असल में ये काम है। जैसे हमने देखा कि बच्चों ने अभी जो ये चीज़ें की, तो इन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी कि मिसाल के तौर पे कपड़े सूखने के लिए कोई ऐसी चीज़ हो कि जब बारिश हो तो ऑटोमेटिकली वो अंदर चला जाए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो चीज़ है उनके डेवलप जी। अब इसमें मैं ये समझता हूँ कि पुराने दौर में जो माएँ थीं या पेरेंट्स होते थे, वो बच्चों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंगेज करते थे, वो उनके हेल्पर बनते थे, वो उनके साथ बर्तन भी धोते थे, सफाई भी करते थे, चीज़ें करते थे। लेकिन इस वक्त सिलसिला ये है कि पेरेंट्स अमूमन ये कहते हैं कि भाई तुम पढ़ लो, तुम कुछ ना करो। तो बच्चा जब दिन भर घर में कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा, तो फिर कैसे मुमकिन है कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर बनेगा? लेकिन असल चीज़ जो है वो प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है। एक जो बच्चा जो स्किलफुल बच्चा होता है और एक जो बच्चा अनस्किल्ड होता है, उसके दरमियान फ़र्क ये है कि ये बच्चा जो है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना जानता है। तो मैं ये समझता हूँ कि नेचर के अंदर खुदा ने ये रखा है कि उसने ये रखा है कि लोगों की ये नेचर होती है कि वो एक्सप्लोर करें, वो प्रॉब्लम सॉल्वर बने। लेकिन जब तक हम उनको वो चीज़ें बच्चों को नहीं देते तो बच्चे उसका आदी नहीं बनते। तो कहीं ना कहीं हम बच्चे की क्रिएटिविटी को जो है वो खुद ही ख़त्म कर रहे हैं। जैसे आपने कहा ना, देखें अमूमन हमारे यहाँ क्या होता है, वेकेशंस में समर कैंप लगेंगे, वो वहीं जाके वो स्किल सीख कर आएगा। देखें लाइफ स्किल्स रोज़ाना की बुनियाद पे, कपड़े तय करना, बेड बनाना, कपड़े आयरन करना, कुकिंग का, फिर कुकिंग में देखिए ये चीज़ आ जाती है, हमारे यहाँ लड़कियाँ सीखेंगी, लड़के नहीं सीखेंगे। मेकअप है तो एक सीखेगा, मेरा बेटा तो बहुत शौक है कुकिंग का, उसको हवा में चीज़ें पका के किसी की हेल्प के साथ खिला रहा हूँ। एक ब्रेक के बाद जहाँ खाने की बात आई, तो ब्रेक के बाद जो मेरा सेगमेंट होगा बेसिकली बैक टू स्कूल लंच बॉक्सेस, जो कि एक खाना खुराक बहुत ज़्यादा मायने रखती है बच्चों की पर्सनालिटी की डेवलपमेंट के लिए। वो मोटे हो रहे हैं या उनको डी शेप हो रहे हैं, उनको बुली किया जा रहा है, वो उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, वो लेथार्जिक फील कर रहे हैं, इस सब चीज़ों का ताल्लुक उनके गट से, उनके पेट से है। सो उसके लिए उनका लंच बॉक्स कैसा होना चाहिए, आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद जानते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पिछले सेगमेंट में मैंने काफ़ी चीज़ें कवर की, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो शायद हम बड़ा हल्का लेते हैं, बच्चों को पैसे दे देते हैं कि जाओ लंच बॉक्स ये कर, इस तरह लंच ख़रीद लेना, टाइम नहीं है सुबह लंच, भागते भागते कैसे लंच बॉक्स बनेगा।
एक ये, और दूसरा हम इस पे बिल्कुल भी हम दिमाग नहीं लगाते कि अच्छा हमारे बच्चे को अच्छा पालना है तो उसका ताल्लुक खाने से कितना ज़्यादा है। घर में तो हम उसको अपनी मर्ज़ी से खुशा भी लेते हैं, खिला भी लेते हैं, लेकिन वो लंच बॉक्स, वो हम शायद उसमें कहीं ना कहीं कोताही कर देते हैं। और हमें कहाँ किस सिरे को पकड़ना है, आज हम कोशिश करेंगे आपको कि जो आने वाला साल है अगला, उसमें अपनी गलतियों को सुलझा लें। बैक टू स्कूल। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है शेफ़ सामिया आसिम, जो हमें गाइडलाइंस देंगी कि बच्चों का लंच बॉक्स कैसा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। निदा, आपने बिल्कुल अच्छी बात यही कही है कि यहाँ पे हम लोग अपने बच्चों को घर पे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि आपने ये चीज़ खानी है, इसको हम लोग वहाँ पे नज़र रखते हैं, और उसके बाद पे कभी कभार अगर ज़रूरत पड़े तो सख्ती भी कर देते हैं कि आपने ये चीज़ ख़त्म करनी है, आपकी सेहत के लिए अच्छी है। लेकिन जब लंच बॉक्स हम लोग करते हैं तो उसके अंदर इंपॉर्टेंस हमारी थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाती है, क्योंकि सुबह के टाइम पे जो है वो रश आवर होता है, आपने मियाँ को भी ऑफिस भेजना होता है, कभी कभार ख़ुद भी ऑफिस जाना होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एवरीथिंग। तो वहाँ पे टाइम की पाबंदी की वजह से चीज़ें जो हैं वो कभी कभार आगे पीछे हो जाती हैं। लेकिन और सबसे अच्छी चीज़ ये भी है कि वहाँ पे हम लोग जो हैं वो, अगर आपके लंच बॉक्स को थोड़ा सा क्रिएटिव स्टाइल से बनाया जाए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव किया जाए, थोड़ी बहुत जो है वो थोड़ी सी प्लस माइनस करके जो है ना, आप अपने लंच बॉक्स को बहुत हेल्दी भी बना सकते हैं, और वो साथ ही साथ जो है वो बहुत ही न्यूट्रिशियस भी हो सकता है, एंड जायके में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। क्योंकि बच्चों को जो ये है वो ये होता है कि भाई हमें कोई भी सब्जी नहीं खानी, हमें हेल्दी चीज़ें नहीं खानी है, उनको खिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मदर्स का सबसे बड़ा कंसर्न ही है कि बच्चा पूरा का पूरा जो अपना स्नैक बॉक्स है वो एज इट इज़ वापस ले आता है, और फिर टेंशन ये होती है होता भी नहीं है कि आप उनको थोड़ी सी नज़र रखें कि भाई आपने खत्म करना है। तो 5-6 घंटे आपका बच्चा स्कूल में और भूखा है, खाली पेट आ गया, तो इसलिए मदर्स भी सोचती है कि वो दो जो कि खा ले, चाहे जंक ही ले जाए, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो जाए पेट में। ये चीज़ मैंने फेस की है, क्योंकि जब इतने प्रोग्राम्स करते हैं ना तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही होती है। कलरफुल लंच बॉक्स में पता नहीं कहाँ से अलग अलग 4-5 खानों का लंच बॉक्स, उसके बाद रात को ही तैयार करके रख देती थी कि गाजर और खीरे वीरे तो रात को भी रख सकते हैं ना। तो मैं उसके लिए बेबी कैरेट्स ला के और ये सब कुछ करके फिर सैंडविच का एक खाना बड़ा शुरू में मैंने बड़ा किया कि जब थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ खप जाती हैं तो तीसरा वाला बच्चा जो है उसके ऊपर ज़्यादा एफर्ट की, मगर वो पूरे का पूरा डब्बा वैसे ही वापस आया, सदर समरा वापस आ गया। एग्जैक्टली पूरे का पूरा वैसे ही वापस आया, तो क्या करूँ मैं? बहुत ही आसान चीज़ ये है कि आपने कुछ और सिर्फ बिल्कुल माइनर से चेंजेस करना है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि भाई हम लोग मार्केट जाते हैं, वहाँ पे स्टोर बॉट नगेट्स ख़रीद लेते हैं, और वही हम लोग सुबह ही सुबह जो है वो जल्दी में इसको फ्राई करके दे देते हैं कि भाई ठीक है बस जल्दी बन भी गया और बच्चे खा भी लेंगे शौक से। उसके अंदर अगर आप थोड़े बहुत चेंजेस करें कि आप नगेट्स जो हैं वो अपने घर पे बनाएं, और सिर्फ चिकन डालने के बजाय उबले हुए आलू जो है उसको मैश करके डाल लें, बीच में हल्की सी चीज़ भी डाल दें, थोड़े से कद्दूकश किए हुए बिल्कुल फाइनली चॉप शिमला मिर्च डाल दें, गाजर डाल दें, तो उससे क्या होता है कि आपके पास एक ही आपके जो नगेट्स हैं उसके अंदर चिकन भी आ गई जो प्रोटीन है, उसके अंदर चीज़ भी आ गई जो डेयरी है, उसके अंदर आपकी डिफरेंट वेजिटेबल्स आ गई, और वो वेजिटेबल्स वो इतनी छोटी छोटी कटी हुई उसको पता ही नहीं चलेगा, वो पता ही नहीं चलता। अच्छा यहाँ पे मैं एक ऐड करूँगी, ये तो चलो जिसको पता नहीं लगानी वो बच्चों को पता ना लगे, लेकिन जैसे मेरा 10 का हो गया और मुझे ऐसा लगता है कि अगर यही आप वाली चीज़ मैं उसको खुद खड़ा करूँ और बोलूँ कद्दूकश खुद करो, तुम ये चीज़ें खुद करो, और उसके हाथों की उसको ये इंप्रेशन दूँ कि तुम्हारे हाथों के बनाए हुए नगेट्स ही तुम्हें भेजें, तो ना सिर्फ खुद खाएगा बल्कि अपने दोस्तों को भी इतरा के दिखाएगा कि ये मैंने बनाए। एग्जैक्टली। मैं शायद ये उसके साथ डेवलप कर सकती हूँ। और ये जो चीज़ है ये आपके ऐसे भी नहीं कि वो फ़ौरन ख़राब हो जाएगी, आप उसको बना के आप फ्रीज़र में फ्रीज भी कर सकते हैं, बिल्कुल सुबह के वक्त निकाला उसको हल्के से ऑयल के अंदर, क्योंकि डीप फ्राई भी नहीं करना है, इसको शैलो फ्राई करें और आप उसको घी के अंदर फ्राई कर दें। घी जो है वो लोग कहते हैं कि आपको बहुत फैटनिंग होगा, वज़न बढ़ाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे जो हैं वो रोज़ाना स्कूल जाके खेल कूद करते हैं, उनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर आप घी को एक्टिविटी के साथ कंबाइन करें तो दैट्स अ वेरी गुड एनर्जी सोर्स आपका। तो वो जो है वो फिर आपकी ट्रांसलेट करती है इनटू स्ट्रेंथ, वो आपकी गुड फैट्स बनती हैं, वो आपकी गुड आपकी एनर्जी स्टोर बनता है। उसके बाद फिर जो है वो आप बच्चों को फ्रीज भी करवा के रख दें, आप वीकेंड पे जो है वो डिफरेंट शेप्स के बनाएं, तो वो उनके लिए भी एक्टिविटी है, किचन में भी उनका हाथ बढ़ता है, और वो ये भी एक स्किल है जो आपने सीखनी होती है, बजाय ये कि आप उसको बाद में उम्र में जाके उसको एक फोर्सफुली एक चोर बनाए, आप उसको जो है वो एक पुरानी से आदत डालने के नहीं, ये जो है ये तो आप हर बंदे को आना चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, और वो जो है वो फिर ऐसी चीज़ें जो है वो फिर अपने हल्के हल्के टेस्ट खुद भी डेवलप करते हैं।
हो सकता है उनको शिमला मिर्च ना पसंद आए लेकिन ब्रोकली प्रेफर करें तो वो अंदर डाल लें। आप नूडल्स बनाते हैं तो नूडल्स जो हैं वो फिर नॉर्मल स्टोर बॉट सॉस की बजाय आप उसके अंदर जो है वो पालक का एक सॉस बना दें या फिर पालक को पास्ता के अंदर ही डाल दें और उसको अपने पास बना के रख लें। तो आखिर मोमेंट में आपने सिर्फ उसको बॉईल करके जो है वो रेडी किया, साथ में कोई सॉस डाल दिया और आपका हेल्दी पालक वाला जो पास्ता है वो तैयार हो गया। तो आपको एक सुकून भी हुआ कि नूडल्स उसकी पसंद की चीज़ है और पालक मेरी पसंद की चीज़ और वो कलरफुल चीज़ भी इतनी बनेगी कि वहाँ पे बच्चे भी प्रेफर करेंगे कि हमारे लंच बॉक्सेस जो है कलरफुल हैं। जैसे मैंने भी यहाँ पे डिफरेंट अरेंज करके रखे हैं। थोड़ा सा क्लोज टाइम प्लीज। बिल्कुल, उसको क्लोज अप दिखाते हैं। मेरे टीम दिखा रही है। आप हाथ रख के बताइएगा आप किस लंच बॉक्स के बारे में बात तो अच्छा, लंच बॉक्स के अंदर हम लोग ये भी करते हैं कि सिर्फ एक ही चीज़ डाल के उनको दे दी। छोटी मोटी चीज़ें जो हैं जो आपके पास घर में ईजिली अवेलेबल हों वो आप उसको मिक्स करके रखें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे एक सैंडविच बनाया था तो उसके अंदर हमने एक फ्रूट सैलेड रख दिया साथ में। तो उसके बाद फिर कुछ हॉट डॉग्स जो हैं वो हमने रख दिया एज ए डिफरेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। सैंडविचेस बना के रख दिए हैं। अब सैंडविच के अंदर आप जो है वो चिकन डाल लें, चिकन के साथ थोड़ी सी चीज़ डाल लें। इसके अंदर आप बीफ भी डाल सकते हैं बिल्कुल उसको सैंडविच के अंदर। हाँ, डिफरेंट तरह के जो स्टेक सैंडविचेस होते हैं आप वो भी बना सकते हैं। बल्कि इनफैक्ट अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर कोई भी आपने चिकन का सालन बनाया हुआ हो एक दिन लेफ़्ट ओवर बच जाए तो आप उसको बजाइए कि आप सुबह फ्रेश चिकन निकालें वो करें, आप उसी के ही पीसेस बना के आप सैंडविच बना दें तो आपका वो आप लंच बॉक्स की तैयारी बहुत सारी चीज़ों की रात को भी करके रख सकती है और सुबह जो चीज़ें आपको फ्रेश करनी है ताकि आपका थोड़ा काम बच जाए, क्योंकि सुबह के वक्त बहुत क्योस होता है घर पे। और बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखें तो आप आपके पास घर पे जो रेडी अवेलेबल होती हैं वही आप सुबह के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी सी मिसाल लेती हूँ मैं कि अगर आप अपने बच्चों को सुबह के टाइम पे रोटी के साथ कीमा बनाकर दे दें तो शायद नहीं खाएगा, वो बॉक्स वापस वैसे का वैसे ही आ जाएगा। लेकिन उसी को अगर आप अपने पराठे के साथ बीच में डाल के इसकी फिलिंग करके और से कीमा पराठा बना दें, 4 इसको हिस्सों में काट के वो बिल्कुल छोटे छोटे ट्रायंगल्स उसके अंदर होगा, गिरेगा भी नहीं। बिल्कुल, और वो पराठा भरा कीमा नहीं होता पैटीज की तरह जो है उसको कंज्यूम कर लेंगे। तो वो जो है फिर उल्टा इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बेसिकली आप उनको पराठा कीमा ही दे रहे हैं लेकिन डिफरेंट प्रेजेंटेशन में, डिफरेंट प्लेटिंग स्टाइल से, और उनके लिए वो खाना भी आसान होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आइडिया है। और ख़ास तौर पे नई मदर्स के लिए जो जिनको समझ नहीं आ रहा होता ये डब्बे का मैं करूँ क्या जो भेजा वैसे ही आ गया। पता है जो आपने कहा ना कि बहुत सी चीज़ें आप पहले से भी प्रिपेयर करके रख सकते हैं। मुझे याद है एज फार एज फ्राइंग इज़ नॉट, जहाँ पे फ्राई करना होता है वो तो आपको फ्रेश ही करना पड़ेगा ना सुबह, बिकॉज आप एक रात पहले। लेकिन जैसे मैं अपनी बेटी के लिए कभी मुझे पीटा रोल्स बनाने होते थे या सैंडविचेस बनाने होते थे या नूडल्स बनानी होती थी, तो क्योंकि मुझे पता था कि मैं सुबह के वक्त बहुत क्योटिक होता, मैं नहीं कर सकूँ, मैं एक रात पहले बना। उसमें मेरा कुछ लोगों ने बहुत मजाक भी उड़ाया कि ओ माय गॉड हम तो लास्ट मिनट में तैयार करके देते हैं कि फ्रेश से फ्रेश पहुँचे, बच्चों को तुम रात को बना के रख देती हो। अरे भाई आप फ्रिज में रख रहे हैं, इट्स नॉट लाइक यू लीविंग इट आउटसाइड, खाना ख़राब थोड़ी होगा। तो आप अपनी लाइफ भी इजी करें क्योंकि लास्ट मिनट की जो प्रिपरेशन होती है उसमें वैसे भी काम सही नहीं होता है। और यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, अब माओ के पास अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, इतने महंगे भी नहीं होते, एयर फ्रायर्स आ गए। बिल्कुल, उसके लिए आपने बच्चों को तैयार करना शुरू किया, आपने रात को चीज़ बनाई हुई, आपने एयर फ्राई में रखी, टाइमर लगाया, गुड टू गो। आपको फ्राइंग पैन के ऊपर खड़ा नहीं होना पड़ेगा उसको तलने के लिए, उसमें टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। फिर वो बच्चे की सेहत के लिए अच्छा भी है क्योंकि आपको ज़रा सा ऑयल लगा के स्प्रे करके और आप उसको बना सकती हैं। तो देखिए जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, आप उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाती हैं? और ये डिफरेंट कुकिंग टेक्निक्स जो है ना ये भी बच्चों के अंदर डालनी चाहिए ताकि डिफरेंट फ्लेवर्स जो है ताकि बच्चों को ये भी ना हो बच्चे एयर फ्राई में खुद पका लें। हाँ, वो खुद भी अगर वो उनको आइडिया हो कि भाई ग्रिल चीज़ों का टेस्ट कैसा होता है, वो भी टेस्ट डेवलप हो, कुछ बेक चीज़ों का टेस्ट डेवलप हो, कुछ शैलो फ्राई भी हो, कुछ डीप फ्राई भी हो, मतलब एक डिफरेंट आपका टेस्ट का पोर्टफोलियो हो। मैं जैसे मैं आपको अभी और भी बता रही थी यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट जैसे कि कॉन्डिमेंट्स हमने रखे हुए हैं यहाँ पे, डिफरेंट फ्रूट्स के भी हैं। फ्रूट्स बहुत मीठे होते हैं, कलरफुल होते हैं और वो बच्चे जल्दी ज़्यादा आसानी से खा लेते हैं। थोड़ा सा फ्रूट थोड़ा रास्ते में ख़राब ना हो जाए, बस थोड़ी सी ये टेंशन होती है। गर्मी बहुत है, गर्मी बिल्कुल बहुत है, लेकिन आप फ्रूट्स उस टाइप के लें जो आपके बहुत जल्दी ख़राब ना हो। जैसे मिसाल दें, जैसे कि एप्पल है आपका, एप्पल कलर चेंज करता है तो लोगों को फिर वो बच्चों को अपीलिंग नहीं लगता, तो आप उस पर क्या करें, बिल्कुल हल्का सा पानी और सिरका का या फिर लेमन जूस मिला के उसके ऊपर हल्का सा उसके ऊपर मैं ऐसे करती थी वो अच्छा, मेरे बेटे ने मुझे कलर चेंज नहीं होता। मेरे बेटे ने मुझे एक चीज़ कही थी, उसने मुझे खुद ही आसानी कर दी, कहना मुझे एप्पल काट के नहीं दिया करें। बिल्कुल, ये भी तो अगर आप एप्पल मुझे काट के नहीं देती तो लंच बॉक्स में फिट नहीं आता था, मैं कहती थी अच्छा बैग में साइड में रख लो, तो वो एप्पल खाता था फिर
तो मैंने काटना बंद कर दिया, क्योंकि उसको मैंने आदत ही फिर घर में भी मैंने वैसे ही डेवलप करवाई कि उसको कटिंग करने के बजाय घर में जब उसको आदत डेवलप हो गई इस तरह खाने की, तो वो स्कूल में भी खाने लगा। जैसे चेरीज आते हैं, अभी जैसे मौसम ठंडा होता जाएगा तो वहाँ पे ऑरेंजेस और स्ट्रॉबेरीज आएंगी, तो वो तो ख़राब नहीं होती इतनी आसानी से, और मौसम भी ठंडा होता है। मैंगोज देखिए अगर आप ऑरेंजेस काट के या छील के भेजेंगी तो वो खराब होने का खदशा हो सकता है, तो बच्चे को प्रैक्टिस कराए ना, वो तो मोटर स्किल्स अच्छी हो रही है उसकी, वो खुद छीले, बिल्कुल मुझे छील के खिलाओ, और उनको डिफरेंट कंटेनर्स में रख दें। ऐसा ना करें कि आप कोई भी चीज़ जैसे फ्रूट्स है उसको आप जो है वो किसी बिस्किट के साथ रख दें, तो वो बिस्किट भी नरम पड़ जाएंगे, फिर वो सॉगी सा हो जाएगा, फिर वो, और जो भी अपने टिन बॉक्स में रखें उनको पहले ठंडा होने दें, वरना ऐसा ना हो कि वो बाद में चीज़ आपने रखी उसको अच्छे फ्रेश गरम लेकिन जब आपने बाद में खोला तो वो बिल्कुल ही नरम सा पड़ गया। तो वो भी ना करें, मतलब हर चीज़ का जो एक टेक्सचर होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करें। बेशक आपको डिफरेंट अलग अलग बॉक्सेस में रखना पड़े, लेकिन इवेंचुअली एक ही उसको लंच बॉक्स में बंद करके बच्चे को दे दें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि अक्सर ये होता है कि हम चाहते हैं कि बच्चों को लंच घर से प्रिपेयर करके दें, और अगर ये मुसलसल दिया जाता है तो मैंने देखा है कि बच्चे फिर उन बच्चों के साथ लंच एक्सचेंज कर रहे होते हैं जो कि जंक फूड लेके आ रहे होते हैं, और फिर वो बार्टर ट्रेड हो रही होती है पूरी ना। तो अक्सर ये होता है कि पेरेंट्स को बड़ा कंसर्न होते हैं कि भाई आप जंक फूड नहीं लेंगे, और आप चिप्स नहीं लेंगे, बल्कि आपको घर से हेल्दी प्रिपेयर करके दिया जाएगा। और इवेंचुअली पता चलता है बच्चे से, जब आप पता लगाएं, अगर वो आपका दोस्त बन जाए, पता चलता है बच्चा जो है वो एक्सचेंज कर रहा होता है। तो मैं समझता हूँ उसका बैलेंस भी बड़ा ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट बात कही आपने कि ये सारी हेल्दी के साथ कहीं कोने कुदरे में ये चिप्स, वो चीट डे जैसे होता है ना, तो उसका चीट डे भी जरूरी है। बच्चे की लंच बॉक्स में इंटरेस्ट पाले ना, आप बच्चे को ये ना एक्सपेक्ट करें कि बहुत प्यारी बात है कि बच्चे को बच्चे की तरह पाले। बिल्कुल ऐसे ही है। मना हम समझते हैं कि नहीं है तो बच्चा, लेकिन बिल्कुल मैच्योर अडल्ट हो कि सिर्फ हेल्दी चॉइसेस करनी है, हेल्दी खाना खाना है, तो फिर जंक कौन खाएगा? इतनी पाबंदी तो खैर बड़ों के अंदर भी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप बच्चे के लिए कोई एक मोटिवेशन रखें। लंच बॉक्स बहुत सारे बच्चों के लिए मोटिवेशन होता है, इट डिपेंड्स कि आप उसको कैसे ऑफर कर रहे हैं। आप बच्चों के लिए चीट डे भी ज़रूरी है, लेकिन शुगर के क्या असरात आ रहे हैं, जंक फूड के क्या असरात आ रहे हैं, उनको भी आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बैलेंस करके उसको चलें, क्योंकि अगर बच्चे पर छोड़ देंगे तो जैसे इन्होंने कहा कि वो तो बार्टर ट्रेड करके सारा जंक फूड खा रहा होगा, तो उससे मैंने ये किया है कि मेरी अम्मी मुझे हेल्दी सैंडविचेस और रोल्स बना, और मैं स्कूल जाके एक छोटा सा वो जो फिंगर चिप्स का पैकेट आता था उससे एक्सचेंज करके मैं अपनी फ्रेंड से कहती थी तुम ये खाओ मैं ये खाऊं। अच्छा, क्या फ़ायदा हुआ? मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मेरी एक दोस्त थी, वो बहुत हेल्दी वेजिटेबल्स और उसका सैंडविच लेकर आती थी। हम लोग कॉलेज की बात कर रही हूँ, हम लोग 7 लड़कियाँ होती थी। वो क्या करती थी, उस हेल्दी स्नैक में वो स्लिम्स जो होते ना मिर्चों वाले चिप्स, वो डाल के वो खाती थी, और हम सब उसको देख रहे होते थे, अल्लाह कितना मजे की, और हम सब शेयर करते थे। वो हेल्दी चीज़ भी थी और उसने अपनी पसंद की चीज़ भी उसमें इंक्लूड कर दी, और मैं आज तक उसका फ्लेवर नहीं भूल सकती कि वो उस हेल्दी सैंडविच के अंदर हमारे पसंद के गंदे वाले चिप्स जो हैं वो होते थे, और वो मिलजुल के कुछ अच्छी चीज़ बनी जाती होगी। तो बैलेंस इज द की, बैलेंस इज द की। आप ठीक है, ये नहीं कि आप रोज़ जंक दें, लेकिन बच्चे को भी ये, जैसे कि आपने कहा कि एक इंसेंटिव होना चाहिए कि मैं 5 दिन अपना लंच बॉक्स खत्म करूंगा हेल्दी फूड, तो 2 दिन मुझे थोड़ा सा जंक वाले मेरे पसंद के आइटम्स भी मिलेंगे। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वरना सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप बजाय कि आप चीट डेज रखें कि भाई आपने 3 दिन हेल्दी खाना है तो आपको 2 दिन जो है वो जंक फूड मिल जाएगा, आप एक बैलेंस रखें। आप एक हेल्दी सैंडविच रख दें तो साथ में कुछ चिप्स रख दें, मीठे के लिए आपको है ना कोई चॉकलेट चले, आपने एक पीस डाल दिया अंदर कि भाई ठीक है आखिर में ये खा लेना, तो बच्चे के लिए चीज़ें उसकी पसंद की भी हो रही हैं, बात जो है वो थोड़ी हेल्दी चीज़ें भी हैं, और हेल्दी भी आपने वैसी बनाई हुई हैं जो बच्चे शौक से खा भी ले। तो आई थिंक आपका एक जो फूड पिरामिड होता है वो आपने पूरा टारगेट कर दिया। अच्छा, हम इंसेंटिव देने के लिए उन बच्चों को बड़ा शौक होता है कुछ खुद खर्च करने का भी, तो हम किसी एक दिन हफ्ते में 5 दिन अगर स्कूल जा रहे हैं, 4 दिन हमने अपनी मर्जी का खाना दिया, 5 दिन हम पैसे दे सकते हैं। मनी हैंडलिंग इज अ स्किल। हाँ, अगेन इट्स अ स्किल। आप उनके अंदर स्किल बिल्ड कर रहे हैं कि क्या लेना है, कितने पैसे वापस लेने हैं, क्या चीज़ खरीदनी है, कैसे खरीदनी है। सो इट्स अ स्किल। इट जस्ट डिपेंड कि आप उसको कैसे क्रिएटिव। मेरा जो बच्चा है, जो मैंने ज़ाहिर है अब तीसरे वाले के लिए मैं नई नई चीज़ें सीख रही हूँ, उसने क्या करना शुरू किया, मैं उसको पैसे नहीं देती थी, मैं उसको उसके टीचर को भेजती थी पैसे, और वो कूपन्स देती थी उसको। उसके यहाँ बहुत हेल्दी लंच मिलता है स्कूल में, तो वो स्नैक्स, वो जो हेल्दी लंच है, बाकायदा प्रॉपर लंच होता था, तो वो खाता था। तो एक दिन
देखते देखते मुझे उसकी दराज नज़र आई। उस दराज में पैसे पता नहीं कहाँ से आने लगे। मैं पूछूं तो मैंने कहा ये पैसे कहाँ से आए? कहेंगे डैडी ने दिए। जब डैडी पूछे तो उसने कहा मम्मा ने दिए। आखिरकार हम पहुँच गए तय तक। मैंने कहा यासर ये पैसे इसके आ रहे हैं, तुमने दिए? नहीं मैंने नहीं दिए। यासर मुझसे पूछे तुमने दिए? मैंने कहा नहीं, हमने पकड़ लिया। हाँ। जब मैं स्कूल की टीचर तक पहुंची, मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरी बेटी के पास दराज में पैसे कैसे जमा हो रहे हैं, हम तो नहीं उसको उतने पैसे देते। तो आखिरकार ये पता चला कि वो टीचर से कहता था मुझे कूपन से पैसे दे दे, मैं खुद ले लूँगा। तो वो जो लंच के पैसे थे जो टीचर को मिलते थे, वो पैसे उनसे लेके जमा कर रहा था और वो ऑनलाइन कुछ अपनी पसंद की चीज़, यानी वो भूखा रह रहा था स्कूल में, जबकि उसका स्कूल 4 बजे तक होता है। वो वहाँ मैं क्योंकि नाश्ता कराए बगैर मैं नहीं भेजती, ये मेरा रूल है। तो नाश्ता करा हुआ, उसका पेट भरा हुआ है और वो पैसे जमा कर रहा था दराज में। फिर मेरी बड़ी वाली बेटी ने मुझे समझाया मम्मा देखिए आप हमें पैसे देती थी, अब उसको पैसे क्यों नहीं दे रही? उसको अपनी मर्जी से पॉकेट मनी डिसाइड करें ताकि वो जो भी हो अपनी मर्जी से ऑर्डर कर पाए चीज़ें, चाहे वो फजूल भी होगी, उसको हैंडलिंग डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। फिर मैंने उसे कहा चलो तुम लॉकर मंगाओ। उसने ऑनलाइन लॉकर मंगाया, वो बच्चों वाला लॉकर था जिसमें मैं अब उसको पॉकेट मनी देती हूँ, एक सर्टन डिसाइडेड है और अब उसे पूरे महीने अपने हिसाब से उसे खर्च करना है। तो ये स्किल मुझे, पेरेंटिंग स्किल मेरी बड़ी बेटी ने मुझे सिखाई, मुझे नहीं आई। तो मैंने कहा मैं ज़रा, बहुत दफ़ा नेचुरली पेरेंटिंग इंस्टिंक्ट होती है कि हम बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए ना चाहते हैं कि सब उनके लिए हम कर दें। हम उनको एक्सपोजर नहीं दे पाते क्योंकि हमें नेचुरली तौर पे इंसान है ना, हमारा दिल इस चीज़ से डरता है कि मेरे बच्चे को किसी तरह से नुकसान ना हो, तो उसकी जगह पे सब मैं खुद ही कर दूँ। लेकिन जब आप बच्चों के साथ पावर शेयर करते हैं, डिसीजन शेयर करते हैं, तो तभी वो सीखेंगे। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको कुछ चीज़ें उनको करने देनी पड़ेंगी और अपने पैसों की हिफाजत भी वो खुद करें पूरे महीने। उनको किस किस तरह बचाना है, क्या वो कैलकुलेशन, वो उनको बताना ज़रूरी है आजकल के दौर में। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, बैक टू स्कूल। बस अब कुछ ही दिनों में स्कूल शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी आपके पास इतना टाइम है कि जो हमने चीज़ें डिस्कशन की है वो आप अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकें। एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल मैं आप लोगों से करना चाहूँगी। हमारी एक प्रैक्टिस बनी हुई है बच्चों को ब्राइब करने की। हम या तो हम उन्हें कहते हैं इतना अच्छा पढ़ोगे तो हम फलाना PS4 ख़रीद के दे देंगे या ये हो जाएगा, तो ये एक तरह से रिश्वत ही है ना। हम उनसे कहेंगे कि अच्छा तुम ये काम करोगे, आज तुमने खाना पेट भर के खाया तो मैं तुम्हें चॉकलेट दिलाऊंगी, तो ये भी एक तरह की रिश्वत ही है ना। नहीं मुझे समझ आ रही क्या ये हम सही कर रहे हैं, क्या हम उसको रिश्वत का आदी बना रहे हैं और उसके बाद फिर हमारे पाकिस्तान में तो हर कोई रिश्वत का आदी है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर हो चाहे वो प्राइवेट जगह काम करता हो। तो क्या हमने शुरुआत कर दी है उसको रिश्वत देने की? देखिए हर इंसान के दिमाग के अंदर 2 तरह के केमिकल होते हैं, डोपामिन और सेरोटोनिन। जब हम ऐसा कुछ करते हैं जो हम सिर्फ अपने लिए करते हैं जिससे हमारी सेटिस्फेक्शन होती है, चाहे वो अच्छा खाना हो, अच्छा पहनना हो, मोबाइल यूज़ करना हो, तो आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज़ होता है। जब हम ऐसा कुछ करते हैं जिससे आपकी सोल सेटिस्फाई होती है, आपकी रूह को खुशी मिलती है, इत्मीनान मिलता है, तो आपके दिमाग में सेरोटोनिन रिलीज़ होता है। हमने जिस तरह से बच्चों को प्रोग्राम करना शुरू कर दिया है, उनके दिमाग में डोपामिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है। डोपामिन का नुकसान ये है कि वो फ़ौरन से आपको एक बहुत ही अच्छा सा फील कराता है और उसके बाद से आप दोबारा से उसी स्टेट में आ जाते हैं। व्हाट इज़ नेक्स्ट? वो है ना, जिस तरह से एक सिगरेट से जो इत्मीनान मिलता है, थोड़े से बाद वो उससे नहीं मिलता, आपको दूसरी पे आना पड़ता है। सेरोटोनिन से जब आपको इत्मीनान मिलता है तो वो एक लॉन्गर टाइम के लिए होता है, वो एक खुशी का जो एक एहसास होता है, इत्मीनान का होता है। इसकी मैं मिसाल यूँ दूँगी कि जब ईदी साहब स्कूल जाते थे तो वो कहते हैं कि उनकी माँ उनको 2 आने देती थी, कहती थी कि एक तुम्हारा है और एक किसी और बच्चे का जिसके पास लंच ना हो उसको देना। तो उनको शुरू से प्रोग्राम ऐसे किया था कि जब वो लोगों के लिए कुछ करते थे या वो कुछ ऐसा करते थे जिसमें ज़्यादातर लोगों का इंटरेस्ट स्टेक पर होता था, तो उनको वो एक अदमी खुशी और इत्मीनान मिलता था। हम अपने बच्चों को जिस तरह से ट्रेन कर रहे हैं, अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, तो उसका डोपामिन इतना क्विक रिलीज़ होता है, जो बात हम ब्रेक में भी कर रहे थे, कि उसको फ़ौरन से ग्रेटिफिकेशन चाहिए। अगर वो नहीं मिलती, आप वो PS4 दिलाने में किसी भी वजह से लेट हो जाते हैं, तो वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। इसी तरह से हम जब सोशल मीडिया की बात करते हैं, स्मार्टफोन की बात करते हैं, तो एक टैब के ऊपर आपको फ़ौरन से रिस्पॉन्स मिलता है, बच्चा उस चीज़ का आदी हो गया। अब माँ बाप अगर एक आवाज़ के ऊपर फ़ौरन रिस्पॉन्ड नहीं करते
तो वो बच्चा टॉलरेट नहीं कर पाता कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए तो वो प्रोवाइड होनी चाहिए। सो ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर आप ब्राइब करने की बात करें बच्चों के लिए, जब भी आप कोई मोटिवेशनल चीज़ सेलेक्ट करें तो ज़रूर कोशिश करें कि वो इंट्रिंसिक हो, वो उनके अंदर से आए, वो ऐसी ना हो जो एग्जाम्पल लेके समझा सकती हैं। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि जी अगर तुम फर्स्ट आओगे या तुम लंच फिनिश करोगे तो मैं तुम्हें PS4 दिला दूंगी। PS4 आ गया, उसके बाद व्हाट इज़ नेक्स्ट? PS4 से कितने दिन आपका बच्चा खेलेगा, कितने दिन उसको इत्मीनान होगा? देन PS5 ऑलरेडी लॉन्च होने वाला है तो फिर वो भी चाहिए होगा। लेकिन अगर आप उसको कुछ ऐसा देते हैं कि तुम अगर ये करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी या तुम्हें बहुत खुशी होगी, ये चीज़ तुम्हारी शख्सियत में निखार लाएगी। यानी तुम अगर अच्छा पढ़ोगे या कुछ होगा तो उसमें मुझे खुशी होगी। एग्जैक्टली मुझे खुशी मतलब होगी, एक अटैचमेंट तुम्हारे लिए फ़ख्र का बाइस होगा या ये चीज़ तुम्हारे अपने लिए बहुत अच्छी है। सो आपने उसकी मोटिवेशन जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर के बजाय इंटरनल फैक्टर कर दिया। उसकी कामयाबी को, उसी चीज़ को जो आप करवाना चाह रहे थे उसके अच्छा देखें, अच्छा खाओगे तो तुम्हारी सेहत पे असर पड़ेगा। सो आपने स्टोरी टेलिंग के तरीके से उसको ये चीज़ बता दी कि अगर कोई अच्छा नहीं खाता तो उस चीज़ के क्या नुकसान होते हैं, रादर देन टेलिंग कि जी अगर आपने लंच बॉक्स फिनिश किया तो मैं आपको एक चॉकलेट दिलाऊंगी, तो मोटिवेशन तो वो चॉकलेट ही रही ना। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब आप बच्चों से डील करें तो आप ये सोच के करें कि आप उसकी पर्सनैलिटी को शेप कर रहे हैं। अच्छा देखें, इसमें सॉरी मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ, इसमें देखें डॉक्टर ताहिरा आपने तो माशाल्लाह साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, आप ये चीज़ें जानती हैं, लेकिन जो अमूमन माशरा होता है वो इन चीज़ों को इस तरह से नहीं जानता। और मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का बैलेंस भी आपको करना होता है। यानी जब बच्चा, जिस माशरे में आप बच्चा पाल रहे हैं वो एक आइडियल माशरा नहीं है, ना आप आइडियल पेरेंट है ना बच्चा आइडियल बच्चा है। तो हमें इसको देखना चाहिए कि एक जर्नी है, कि उस जर्नी के अंदर हमें आहिस्ता 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 चीज़ों को बेहतर करना है। तो क्या पता किसी दफ़ा बच्चे को रिवॉर्ड देना भी ज़रूरी है। किसी दफ़ा बच्चे को रिवॉर्ड के ज़रिए भी लाना हो किसी चीज़ की तरफ, मोटिवेट करना हो। तो ये जो डॉक्टर ताहिरा ने बात की, होना तो यही चाहिए, हमें लाना तो उसी तरफ है इवेंचुअली। लेकिन हम जब देखते हैं कि बच्चा जिस तरफ मोबाइल देख रहा है, बच्चा जिस क्लासरूम में जा रहा है, जिस दौर में है, जिस भेड़ चाल में है, वहाँ पे कभी कभी जब हम प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि वहाँ पे हमें जाना तो उसी तरफ है, क्योंकि ये जर्नी है। और इस जर्नी पे कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना मैं परफेक्ट फादर हूँ, ना मेरा बेटा परफेक्ट बेटा है। हमारे अंदर फ्लॉज हैं और हमें इन्हीं फ्लॉज के साथ चीज़ों को मैनेज करना है और अपनी इक्वेशन को दुरुस्त करना है। क्योंकि बाज़ दफ़ा होता ये कि हम फिर बहुत ज़्यादा एक अनड्यू प्रेशर में आ जाते हैं। तो वो प्रेशर से निकलने के लिए मैं समझता हूँ कि हमें ग्राउंड रियलिटी के अंदर रहते रहते चीज़ों को करना है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इससे पहले कि मैं प्रोग्राम ख़त्म करूं, आप अक्सर देखेंगे बच्चों के नंबर कम आया है या बच्चे पढ़ाई में बुरे हैं या कुछ, अक्सर पेरेंट्स, हमारे यहाँ का कल्चर है पाकिस्तान का, पैसे वाले हैं या पीछे से या बदतमीज़ हैं, टीचर्स से जाके लड़ते हैं, वो टीचर्स से जाके बुरी तरह पेश आते हैं, लड़ते हैं, आपकी वजह से मेरे बच्चे के साथ हुआ। क्या पेरेंट्स को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी समझ नहीं आता कि बिल्कुल ही अगर आप बुरे टीचर के हवाले किया हुआ है बच्चे तो जाहिर है। देखिए, इसके पीछे माइंडसेट ये है कि हमारे माशरे में हमारा अमूमी रवैया ये है कि किसी न किसी को जिम्मेदार ज़रूर ठहराना है। सो बच्चा अगर फेल हुआ है तो किसी एक ने तो जिम्मेदारी लेनी है, या तो बच्चे ने लेनी है या माँ बाप ने लेनी है या स्कूल ने लेनी है। तो किसी एक को मुवर्रिद इल्ज़ाम ठहराना बहुत ज़रूरी है। तो ये ज़रूरी नहीं होता, बहुत दफ़ा ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी रीजंस की वजह से हो सकती है। जैसे उन्होंने कहा कि पेरेंटिंग जो है वो आर्ट है। सो आर्ट में यू हैव टू बी क्रिएटिव। आपने अपने बच्चे को क्या सिखाना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, वो क्रिएटिविटी है। उस्ताद का एक दर्जा होता है, एक लिहाज होता है, वो कायम रहना चाहिए। अगर पेरेंट्स को टीचर के साथ कोई शिकायत भी है तो वो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ही नोटिस में लानी चाहिए, रादर दैन कि आप इतना एग्रेसिव हो जाएं। अभी रिसेंटली बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स आई जहाँ पे टीचर्स को बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया गया। सो अगेन आप अपने बच्चे के लिए खुद ही बहुत नेगेटिव एग्जांपल सेट कर रहे हैं। सो पेरेंटिंग एक आर्ट है, यू नीड टू बी क्रिएटिव। आपने अपने बच्चे को, और ये एक टेलर्ड प्रोग्राम है, जो मेरे बच्चे के साथ चला वो आपके बच्चे के साथ चले, इट्स नॉट नेसेसरी। सो आपने अपने बच्चे का नीड बेस खुद डिसाइड करना है। बट अगेन आई विल से कि चाहे किसी भी तरह का उस्ताद हो, उस्ताद के अलावा भी कोई भी बड़ा शख्स अगर आपके बच्चे की उम्र से, अकल से, फ़हम से बड़ा है, तो अगर आपने अपने बच्चे के सामने उससे इख्तलाफ करना है तो बी रिस्पेक्टफुल, क्योंकि आप अपने बच्चे को बता रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे हैंडल करना है। सो अगर आप एग्रेसिव होंगे, बदतमीज़ होंगे, तो आप वो एग्जाम्पल सेट कर देंगे। तमीज़ तो नहीं आप भूल सकते, लेकिन हैविंग सेड दैट, टीचर भी कभी
कोताही कर सकता है, true. वी कांट ओवरलुक दैट आल्सो। आप अपने बच्चे को हर वक्त निगेट नहीं कर सकते। Yes. बार बार जब वो Yes. आके कंप्लेन Exactly. कर रहा है कि टीचर मुझे ऐसे करते हैं, ऐसे बोलती हैं, जलील करती हैं पूरी क्लास के आगे, can't say तो कि ऐसा आप नहीं है। बार बार ये नहीं कह सकते जैसे पुराने जमाने में पेरेंट्स करते थे, नहीं टीचर को कहते गलत ही नहीं हो थे सकता। हाँ गोश्त हमारा है, हड्डी हमारी, गोश्त आपका है। ये जुमले तक कहे गए हैं पहले। सो आपको ऐसे भी नहीं करना, बच्चे की भी सुननी है। वही वाली बात, कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं एक आखिरी चीज़ ऐड करूँगी कि बच्चे को आपने रिस्पेक्ट देनी है। सो वो कंप्लेन कर रहा है, वो प्यार की बात, वो कुछ भी कर रहा है, जितनी इज्जत और मोहब्बत हम किसी आम शख्स को देते हैं अपनी उम्र के, आपने उतनी ही अपने बच्चे को देनी है, रिगार्डलेस ऑफ हिज एज। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। बच्चों को स्कूल भेजने से पहले सही उनको पेरेंट्स को तैयारी करवाने का। थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ सीखा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़। सुबह जो आई है तेरी पलके झूम के, हवा के साथ झूम के हाँ